JEE मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के साथ साथ जो लास्ट ईयर 2021 के तो हम क्वेश्चन पेपर लेंगे ही लेंगे इसमें। साथ में हम यूनि डायमेंशन के जो 2020 और 2019 में पूछे हुए क्वेश्चंस थे उनको भी लेंगे कि आजकल करेंटली ट्रेंड चल क्या रहा है, किस तरीके के क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, स्पेशली हम इसमें JEE मेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो किस तरीके के क्वेश्चंस करेंटली पूछे जा रहे हैं, व्हाट इज द न्यू ट्रेंड। जो अभी देखो, अभी पुराने पेपर्स आप उठा के देखो जो 2002, 2003, 2004 में पूछे जा रहे थे क्वेश्चंस, और अभी करंटली आप देखें तो जमीन आसमान का अंतर दिखता है। पहले बहुत मुश्किल क्वेश्चंस हुआ करते थे कंपेयर टू आजकल। आजकल फिजिक्स में 100% मार्क्स अचीव करना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ प्रॉपर तैयारी करनी पड़ेगी हमें। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि क्यों ना हम PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वन बाय वन हम डिस्कस करें। मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें PYQs हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा डिस्कशन है यूनिट डायमेंशन एंड एरर एनालिसिस। इसमें हम स्क्रू गेज और बाइनरी कैलिपर्स को भी ऐड करेंगे। तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये JEE मेंस 2021 का क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते हैं। In a screw case, fifth division of a circular scale coincide with the reference line when the wrist is closed. अब ध्यान देंगे, ये पहला स्टेटमेंट हमें ये बताता है कि जब फिफ्थ डिवीजन मतलब शुरू में ही एरर है, दैट इज द नोन एरर, जिसको हम सब्ट्रैक्ट या ऐड करके हटा सकते हैं इस एरर को, क्योंकि शुरू में हमारा क्या होना चाहिए, मेन 0 पे होना चाहिए अपनी रीडिंग, लेकिन ये बोल रहा है फिफ्थ डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो देयर इज अ पॉजिटिव एरर जिसे हम सब्ट्रैक्ट करके हटा देंगे। देयर आर 50 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल एंड द मेन स्केल मूव्स बाय 0.5 मिलीमीटर ऑन अ कंप्लीट रोटेशन। एक कंप्लीट रोटेशन करने में 0.5 मिलीमीटर ये आगे चलता है। देयर इज द मेन स्केल रीडिंग, जो मेन स्केल का ये इफेक्ट है, और ये है सर्कुलर स्केल में 50 डिवीजन है। तो क्यों ना हम लिस्ट काउंट रख लें। तो लिस्ट काउंट यदि आप लिखना चाहेंगे तो लिस्ट काउंट इज बेसिकली ये हो जाएगा 0.5 मेन स्केल पे जो मूवमेंट है, और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल दैट इज बाय 50। ये हो जाएगा अपना इस डिवाइस का लीस्ट काउंट। अब देखेंगे, अब कह रहा है फॉर अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन द रीडिंग ऑन द मेन स्केल इज 5 मिलीमीटर। मेन स्केल रीडिंग 5 मिलीमीटर है, ठीक है। एंड 20th डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विथ रेफरेंस लाइन। कैलकुलेट द ट्रू रीडिंग। तो देखो, ट्रू रीडिंग में आपको लिखना होगा, ट्रू रीडिंग इसका हो जाएगा, देखो 20th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो पहली बात तो यह है कि हमारा 5 मिलीमीटर की रीडिंग तो है ही है, तो हमने लिखा 5 मिलीमीटर प्लस 20th डिवीजन कोइंसाइड किया, तो एक्स्ट्रा और कितना एक्स्ट्रा रीडिंग है हमारे पास, 20 इंटू लीस्ट काउंट। एक डिवीजन का इतना मीनिंग है, तो 20th डिवीजन का 20 इंटू 0.5 बाई 50 ये हो जाएगा। और साथ में एक चीज बच्चे कई बार गलत कर देते हैं, यहां पे इनिशियली आपको देखना होगा फिफ्थ डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड। इनिशियली फिफ्थ डिवीजन कोइंसाइड था, देयर इज अ पॉजिटिव एरर जिसको हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। शुरू में 0 पे था ही नहीं, अपना स्क्रू गेज शुरू में 0 पे था ही नहीं, शुरू में फिफ्थ डिवीजन पे था, तो उसे हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। सो दिस द माइनस पॉजिटिव एरर है, इसको हम सब्ट्रैक्ट करके हटा लेंगे। दिस इज नोन एरर, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से हटाया जा सकता है। तो माइनस यहां पे आपने लिखा फिफ्थ डिवीजन, तो 5 इंटू लिस्ट काउंट दैट इज 0.5 बाई 50। इसको आपको सॉल्व करना है, दैट विल बी द आंसर। 5 प्लस इसको आप सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी 0.2, और ये हो जाएगा माइनस 0.05, ये वैल्यू आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी 5.15। यस, दिस शुड बी द रीडिंग ऑफ 5.15। दिस शुड बी द रीडिंग ऑफ आवर स्क्रू गेज। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। यस, if E, L, M and G denote the quantities as energy, angular momentum, mass and constant of gravitation respectively, then the dimension of P इन द फॉर्मूला दिस वन। अब देखो, इसमें हमें P का डायमेंशन चाहिए, दिस वैल्यू। तो इसका डायमेंशन के लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। तो इसको आप सॉल्व करने के लिए E के बारे में एनर्जी है, E इज एनर्जी, L जो है E इज एनर्जी, तो एनर्जी को आप फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। बेसिकली यदि आप एनर्जी लिखना चाहें तो एनर्जी इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बेसिकली डॉट प्रोडक्ट होता है यदि आप समझना चाहें तो। एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू, L इज रिप्रेजेंट्स
एंगुलर मोमेंटम दैट इज मोमेंट ऑफ मोमेंटम, आर क्रॉस पी होता है। यदि प्रॉपर फॉर्मेट में आप जाएं तो ये बेसिकली आर क्रॉस पी होता है, तो आर इंटू पी लिख देता हूं, क्रॉस प्रोडक्ट के साथ ही होता है। एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटीज है, खैर हम इतने डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें। मास, मास इज एम, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी है, तो हमारे पास फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहां से जी का वैल्यू यदि आप देखें तो एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2, बस वी हैव टू पुट। तो P के लिए यदि आप लिखना चाहें तो P इज इक्वल टू हो जाएगा, एनर्जी लिखना चाहें तो एनर्जी का हो जाएगा m l स्क्वायर t माइनस 2, इतना हो जाएगा, एनर्जी हो गया। E के पावर में कुछ भी नहीं है। उसके बाद से L है, तो L इज एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर है, तो एंगुलर मोमेंटम के स्क्वायर का मतलब हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी इंटू मोमेंट ऑफ मोमेंटम। तो इसका हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम यदि लिखना चाहो तो आप m l स्क्वायर t माइनस 1, m l स्क्वायर t माइनस 1, इतना हो जाएगा। और इसका स्क्वायर, दिस वैल्यू इज m l स्क्वायर t माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही मोमेंटम हो जाएगा। मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम, l बाई t और इंटू r, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम। उसी तरीके से मास, ये केवल मास, ये स्क्वायर के बाद मास रेज टू -5 है, तो मास के ऊपर हम -5 रखते हैं, दैट इज यहीं पे मैं नीचे कंटिन्यू कर रहा हूं, मास रेज टू -5। उसके बाद से जी रेज टू -2 है, तो -2 है, तो यहां पे आप लिखेंगे बेसिकली m, मैं डायरेक्टली जी का वैल्यू यहां पे लिख लेता हूं, देखो ये हो जाएगा, फोर्स को लिखेंगे तो फोर्स होगा m l t माइनस 2, mlt माइनस 2, r इज बेसिकली l स्क्वायर, और नीचे मास है तो दिस इज मास इंटू मास, m रेज टू -2। अच्छे से यदि देखेंगे तो ये वैल्यू आ जाता है m रेज टू -1 l क्यूब t माइनस 2, ये रहा g का, तो यहां पे हम g रखेंगे और ये हो जाएगा m रेज टू -1 l क्यूब t माइनस 2 और g रेज टू -2 है, तो यहां पे -2 रखा। अब सारी वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे एंड वी कैन फाइंड द डायमेंशन ऑफ p। इसमें देखो m के सारे वैल्यू रखेंगे तो m 2 1 3 और यहां -5 और माइनस प्लस हो जाएगा 2, तो m तो खत्म हो गया, m रेज टू 0, m में कोई भी डायमेंशन आपको मिला नहीं, m तो पूरा खत्म हो गया। उसके बाद से आप l में चलते हैं, तो यहां पे l स्क्वायर l रेज टू 4, तो टोटल हो गया l रेज टू 6, और यहां पे हो जाएगा l रेज टू -6, तो l रेज टू भी 0 आ गया, l रेज टू 0, तो m रेज टू 0 l रेज टू 0 केवल एक ही में है, तो आप डायरेक्टली इसको कर लो, लेकिन मान लो कि आप फाइनल भी करना चाहते हो t के साथ भी, तो t रेज टू -2, t रेज टू -2, और यहां पे t रेज टू माइनस प्लस t रेज टू 4, तो यहां पे t रेज टू भी 0 आया। सो करेक्ट आंसर इज फोर्थ वन, m0 l0 t रेज टू 0। सो दिस शुड बी द आंसर, दिस इज द फोर्थ वन। ये एक अच्छा क्वेश्चन था और आसानी से किया भी जा सकता था ड्यूरिंग द एग्जाम। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 JEE मेंस का। क्वेश्चन नंबर 3 पे चले बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे देखेंगे एक मैच द कॉलम समथिंग टाइप का क्वेश्चन आया है। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, 1 को हम 2 से मैच करें, तो देखो मैचिंग बहुत स्पेशल होना चाहिए, मैचिंग आप कुछ भी करोगे तो नहीं चलेगा। देखो मैग्नेटिक इंडक्शन, देखो जो बच्चे 11th में हैं वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करें, जो बच्चे 12th में हैं वो इसको अटेम्प्ट करें, क्योंकि 12th में ही मैग्नेटिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और दैट इज रिलेवेंट आल्सो। यस, तो यहां पे मैग्नेटिक इंडक्शन, तो मैग्नेटिक इंडक्शन कर सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक परमेबिलिटी और मैग्नेटाइजेशन। तो सबसे अच्छा हम ऑप्शन में वो चेक करें जो अकेला हो। तो देखो ए के तो 2-2 मैच कर रहे हैं, बी के भी 2-2 मैच कर सकते हैं, 1-1 दिया पड़ा है, सी के भी मोर देन 1, डी यदि हम डी सीधे सीधे निकाल दें तो दैट विल बी द आंसर।
तो ऐसे क्वेश्चन को जनरली सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है कि वो पॉइंट पकड़ना है जिसमें एक ही वैल्यू, जनरली ऐसा नहीं होता लेकिन इस क्वेश्चन में है डी का जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द फाइनल आंसर, क्योंकि मैच नहीं कर रहा है तो क्यों ना हम डी सीधे सीधे करें। और तो मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन इज बेसिकली मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, राइट। मैग्नेटाइजेशन आपने लिखा, magnetization is magnetic moment. Magnetic moment is what? Magnetic moment is NIA basically. तो I into A, basically N is the number, I into A by volume. Volume. तो I is ampere, A is area. तो आपने लिखा एम्पियर का A, एरिया A is area, एरिया के लिए लिखा L स्क्वायर बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिखे आपने L क्यूब लिखा। सो फाइनल आंसर इज, यहां पे यदि आप देखेंगे तो ये हो जाएगा A L रेज टू -1। तो सीधे सीधे यही चेक करो भाई, मैग्नेटाइजेशन A L रेज टू -1, तो D का सेकेंड वन आ रहा है, D का सेकेंड वन। तो D का सेकेंड वन यदि आप देखें तो फोर्थ वन इज द करेक्ट वन, दिस द आंसर। हो गया, खत्म, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बाकी चेक करने की आपको जरूरत ही नहीं है, दिस द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हमें जनरली अप्रोच करना चाहिए। दिस द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ध्यान देंगे। इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इन पेंडुलम क्लॉक इंक्रीज्ड बाय 0.1%, देन एरर इन टाइम पर डे, एक दिन में कितना तकलीफ हुआ। यदि लेंथ को हम 0.1% से इंक्रीज कर दें तो देखो हमारे पास फॉर्मूला है टाइम पीरियड का, T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर L बाई जी, यही है। इसको हम डिफरेंशिएट कर दें, देखो G तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, तो आपने लिखा एरर एनालिसिस के हिसाब से डेल्टा T बाई टी इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स डेल्टा L बाई एल। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये कैसे हुआ है। डेल्टा L स्मॉल l है तो हम भी यहाँ स्मॉल l रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डेल्टा L बाई एल। अब देखो परसेंटेज एरर है तो क्यों ना 100 से मल्टीप्लाई कर लें, तो डेल्टा T बाई टी इंटू 100 and this goes to half delta L by L into 100, ये वैल्यू आएगा। यहां से आप डेल्टा L by L दिया हुआ है कि इंक्रीज बाय 0.1%, तो डेल्टा L by L इज बेसिकली 0.1 पुट करेंगे हम, तो यहां से आया डेल्टा T by T into 100, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स इंटू 0.1, ये वैल्यू आ जाएगा। और इसको आपने सॉल्व किया तो हमें चाहिए था बेसिकली डेल्टा T, तो डेल्टा T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा T बाई T इज इक्वल्स टू इंटू 100 ऑल्सो इंटू 100 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0.1/2, ये हो जाएगा 0.05, 100 नीचे जाएगा और T को उधर ले जाएंगे तो डेल्टा T इज इक्वल्स टू 0.05 बाई 100 इंटू T हमें सेकेंड्स में पूछा है तो टाइम को हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो टाइम को यदि हम सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहें तो यहां से 24 आवर की बात कर रहा है, क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि पर डे, एक दिन में कितना सेकंड होता है, तो उससे हमें इसमें मल्टीप्लाई करना होगा T को, तो आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो 24 इंटू 60 इंटू 60 आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 43.2, 43.2, थर्ड वन इज द करेक्ट वन, दिस वैल्यू इज 43.2 seconds. So this much amount of time, इतना समय जो है एक दिन में आपका डिस्टर्ब हो जाएगा. This is the error in per day. This is the error in time per day. इतना समय में तकलीफ होने वाला है. This is the question number 4. Now let's move to the question number 5. Question number 5 देखते हैं. The acceleration due to gravity is found up to an accuracy of 4% on a planet. कोई एक planet है, इसमें 4% accuracy है. The energy supplied to simple pendulum to known mass m to undertake oscillations of time period t is being estimated. If time period is measured to an accuracy of 3%, the accuracy to which E is known as. देखो E को यहाँ पे एनर्जी बता रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास होना चाहिए.
तो एनर्जी का जो हमारे पास फॉर्मूला है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास सिंपल पेंडुलम है और सिंपल पेंडुलम को आप थीटा एंगल पे लेके चले गए, दिस एंगल इज थीटा, दिस लेंथ इज लेट्स से एल, ये लेंथ ऑब्वियसली एल दिया हुआ है, और जो हमारा टाइम पीरियड है बच्चों, टाइम पीरियड हमें पता ही है, टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी, तो हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे एनर्जी यदि लिखना चाहेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ही बेसिकली द टोटल एनर्जी होगा, जो भी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगा या जो भी यहाँ की काइनेटिक एनर्जी होगा दैट विल द टोटल एनर्जी, या फिर यहाँ का जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगा वही होगा। तो कोई एक फॉर्मेट हमें बेसिकली लिखना है और उसको हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो हाइट होगा दिस इज बेसिकली, ये एल है तो दिस वन इज एल कॉस थीटा, दिस इज एल कॉस थीटा हो जाएगा दिस वन, और ये जो रिमेनिंग वैल्यू है ये हो जाएगा एल माइनस एल कॉस थीटा, एल माइनस एल कॉस थीटा। और इसको हम एनर्जी के टर्म्स में यदि लिखने का प्रयास करें, कोशिश करें, तो हमारे पास जो एनर्जी आएगी दैट इज mgh। तो मैं डिफरेंट कलर ले लेता हूं थोड़ा सा यहाँ पे, और हमारे पास जो एनर्जी आएगी E इज इक्वल टू mgh, mg, और h की जगह पे हम l कॉमन ले लेते हैं और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। हमें ऐसा जम नहीं रहा है, हम इसको साइन थीटा में कन्वर्ट करेंगे। देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन या सिंपल पेंडुलम की खास बात यह है कि थीटा शुड बी वेरी स्मॉल, तो हम थीटा स्मॉल करने की कोशिश करेंगे इसमें, और इस क्वांटिटी को हम साइन थीटा के टर्म्स में लिखने की कोशिश करेंगे, बिकॉज इफ थीटा इज स्मॉल साइन थीटा इज सेम एज थीटा। ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला हमारे पास पहले से है, कॉस्ट बेसिकली कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो ये हमने कॉस थीटा के टर्म्स में लिखा। तो कॉस थीटा को हम रिप्लेस करेंगे वहां से, तो कॉस थीटा को आप रिप्लेस करें तो ई का जो वैल्यू हो जाएगा mgl। अच्छा, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा, थीटा बहुत स्मॉल है, तो यहां पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह पे आपने लिखा 1 माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहां पे यदि हम और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करें तो इसको हम लिखेंगे E इज इक्वल टू mgl, और यहां से 1 से 1 कैंसिल, 2 एक बचा यहां पे 2, और ये हो जाएगा थीटा बाई 2 का स्क्वायर, मतलब 2 इंटू थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, बिकॉज साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा बिकॉज थीटा इज वेरी स्मॉल। तो यहां से आपकी एनर्जी हो गई फाइनल mgl, और ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर बाई 2, दिस इज द एनर्जी। अब ध्यान देंगे, यहां तक एनर्जी तो हमें मिल गया। अब एनर्जी को हम चेंज करना चाहते हैं जो गिवन डेटा है उसके अकॉर्डिंग, तो यहां से mgl, l को हम यहां से रिप्लेस करेंगे, तो यहां से l की वैल्यू यदि हम रिप्लेस करें तो यहां से l की जो वैल्यू आ रही है l इज इक्वल टू टी स्क्वायर g बाई 4 पाई स्क्वायर। तो l को हम रिप्लेस करते हैं इसमें, तो हमारा जो एनर्जी हो जाएगा दिस एनर्जी विल बिकम mg l के जगह पे हम रखेंगे टी स्क्वायर g बाई 4 पाई स्क्वायर इंटू थीटा स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगी अपनी एनर्जी। अच्छा, इस एनर्जी में T और G में वेरिएशन की बात कर रहा है, T और G में वेरिएशन की बात कर रहा है, तो यहां पे G स्क्वायर हो जाएगा और T स्क्वायर G स्क्वायर बेसिकली हो जाएगा, T स्क्वायर G स्क्वायर। तो एनर्जी जो आया सम कांस्टेंट जिसमें कोई बदलाव नहीं है, मतलब m थीटा स्क्वायर बाई 4 इंटू 2 8 कर लेते हैं, 8 पाई स्क्वायर, और यहां पे जो एक्स्ट्रा बचेगा वो होगा टी स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर, ये वैल्यू आएगा। बस बात खत्म, दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। यहां पे आपने लिखा डेल्टा ई बाई ई इज इक्वल टू, देखो ये तो कांस्टेंट है, इससे कोई लेना देना नहीं भाई, दूसरे ग्रह पे आप हो ना, तो वहां पे जो बदलाव हो रहा है वो बोल रहा है कि ग्रेविटी acceleration due to gravity is found to up to an accuracy of 4%, मतलब डेल्टा जी बाई जी में तकलीफ है 4% का, and the energy supplied to simple pendulum is known as known mass m to undertake oscillation of time period t is being estimated, मतलब एनर्जी को एस्टिमेट किया जा रहा है,
इफ टाइम पीरियड इज मेजर्ड टू एन एक्यूरेसी ऑफ 3%, मतलब दूसरा तकलीफ टाइम पीरियड में है, यही तो हुआ। तो इन दोनों को हमने अलग कर लिया, बाकी नॉन मास है तो मास में तो कोई तकलीफ है ही नहीं। तो यहां से आपने लिखा डेल्टा ई बाई ई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बाई टी प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा जी बाई जी। खत्म, फिनिश्ड। तो पूछ रहा है कि एक व्हाट इज द एक्यूरेसी टू विच ई इज नोन एज, ई का भी परसेंटेज बोल रहा है, 100 से मल्टीप्लाई कर लो तो डेल्टा ई बाई ई इंटू 100, तो यहां पे भी 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बाई टी। डेल्टा टी बाई टी में जो एरर बता रहा है वो है टाइम पीरियड कहां गया 3, तो आपने लिखा 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू डेल्टा जी में 4% का, तो ये जो फाइनल आपका आंसर आया 4 इंटू 2 इज 8 प्लस 6 दिस इज 14% का जो तकलीफ होगा। सो आपका जो फाइनल आंसर आपको लिखना था वो 14 लिखना था। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। देखो ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है और इसको बहुत आसानी से समझते हैं। रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी, तो देखो इसका तो ये तो डायमेंशनलेस है क्योंकि म्यू आर रिलेटिव इज बेसिकली म्यू बाई म्यू मीडियम, म्यू बाई म्यू मीडियम, यस, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। नॉट अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो ये तो डायमेंशनलेस है तो ये हमारा आंसर नहीं हुआ। पावर फैक्टर, देखो अल्टरनेटिंग करंट में हमने पढ़ रखा है पावर फैक्टर इज बेसिकली कॉस फाई, कॉस फाई इज अ पावर फैक्टर, इसका भी कोई यूनिट नहीं होगा। अगला है थर्ड वन इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यस, तो म्यू जीरो का यूनिट और डायमेंशन होता है। म्यू जीरो का यदि आप लोग को याद होगा तो ये वैल्यू होता है एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू, ये म्यू जीरो का वैल्यू होता है। सो थर्ड वन इज द करेक्ट वन। लेकिन इसमें अगला भी ये फोर्थ वन के भी देख लेते हैं, क्वालिटी फैक्टर। तो देखो क्वालिटी फैक्टर का भी कोई यूनिट नहीं होता है। दिस बेसिकली एनर्जी स्टोर अपॉन एनर्जी, बेसिकली दो एनर्जीज का ये रेशियो है। सो करेक्ट आंसर इज थर्ड वन, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट इज म्यू जीरो, एंड दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। permeability of free space, yes, this should be the answer. Third one is the correct one. This is the question number 6. Question number 7 पे चले, ध्यान देंगे। If E and H represents the intensity of electric field and magnetic field respectively, then the unit of E by H will be. तो देखते हैं E by H का यूनिट क्या होगा। तो यहां पे देखेंगे E जो है, E is the intensity of, represent intensity of electric field एंड जो बच्चे 11th में वो इसको अभी फिलहाल छोड़ दें, जो 12th में बच्चे हैं वो इसको समझने की कोशिश करें। तो E बाई H का हमें रेशियो लिखना है। तो E जो होता है वॉट वोल्ट पर मीटर, दिस इज वोल्ट पर मीटर अपॉन H। H बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड, H जो है मैग्नेटिक फील्ड है, तो H का जो यदि हम वैल्यू लिखें तो यह जगह एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर। तो यहां पे देखेंगे मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर इज वोल्ट बाई एम्पियर। तो वोल्ट बाई एम्पियर इज बेसिकली ओम, ओम। सो आपका जो फाइनल आंसर होगा ओम, फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन। This is the very important question. This is first one. First is the correct answer. Question number 7 के बाद question number 8 पे चले। Question number 8 फिर से एक मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चंस है, तो इसको हम थोड़ा सा मैच करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे हाउ टू टेक द मैचेस। ओके, तो RH इज रेडबर्ग कांस्टेंट। ऑब्वियसली ये एटॉमिक फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस है, और एटॉमिक फिजिक्स फिर से मैं आप लोगों को बता दूं कि जो बच्चे अभी 11th में वो इस क्वेश्चन को छोड़ दे, जो 12th के बच्चे हैं वो इसको अभी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो रेडबर्ग कांस्टेंट जो होता है इसका यूनिट बेसिकली वेवलेंथ से इसका रिलेशन है। यदि इसके बारे में देखें तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू RH, और ये हो जाएगा 1 बाई n स्क्वायर माइनस 1 बाई m स्क्वायर, ऐसा रिलेशन होता है। ये नंबर्स होते हैं। तो RH जो होता है ये यूनिट में लेंथ रेज टू -1 होगा। क्यों? क्योंकि लैम्डा इज द वेवलेंथ, इसका यूनिट मीटर होने वाला है। तो रेडबर्ग कांस्टेंट इज यहाँ पे यूनिट्स में दिया है
तो दिस इज मीटर इनवर्स, दिस इज मीटर इनवर्स। तो पहले का जो मैच हुआ थर्ड हुआ, तो पहले का थर्ड इसमें भी है और पहले का थर्ड इसमें भी है। जनरली कोई भी इंडिविजुअल अकेला नहीं है तो हमें इसमें चेक करना ही पड़ेगा। बाकी अगला है प्लैंक कांस्टेंट। तो प्लैंक कांस्टेंट को यदि आपको करना है तो देखो, प्लैंक कांस्टेंट को करने के दो तरीके हैं। या तो आप एनर्जी से कर लो, एनर्जी E इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा, वेयर h इज प्लैंक कांस्टेंट, c इज स्पीड, ये लैम्डा हो गया। दूसरा मेथड है, आपके पास पता है बोर्स मॉडल, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल बोर ने बताया था कि एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। मतलब प्लैंक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम का सेम यूनिट होता। तो आप एंगुलर मोमेंटम इज मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज बेसिकली kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मोमेंटम तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो आप इसमें देखें kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सेकेंड वन। तो h का kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, दूसरे का b का सेकेंड आया। तो b का सेकेंड इसमें भी है, b का सेकेंड इसमें भी है, मामला गड़बड़ हो गया। अब थर्ड वन हम देखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, सॉरी ये वाला मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी म्यू बी, या फिर हम देख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी देख लेते हैं, डी पार्ट। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में स्टोक्स लॉ आप लोग को याद होगा, 11th के बच्चों को भी स्टोक्स लॉ याद होगा। दैट इज द फोर्स F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर v, where v is the velocity. yes, 6 pi eta rv। यहां से देखेंगे तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा का वैल्यू आपको मिलेगा, ईटा इज इक्वल टू न्यूटन, ईटा इज इक्वल टू बेसिकली न्यूटन। 6 पाई का कुछ नहीं, वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड, सेकेंड ऊपर चला गया, और एक और मीटर, तो मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन का आप लिखेंगे तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, ऊपर भी है, एक सेकेंड से एक सेकेंड कट गया, एक मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो फाइनली आ रहा kg, इसका हो जाएगा kg मीटर से मीटर कैंसिल, तो पर मीटर पर सेकेंड, kg पर मीटर पर सेकेंड। यस, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी d का जो पार्ट आया kg पर मीटर पर सेकेंड, ये d का हमने सीधे सीधे फर्स्ट कर दिया। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, इसका जो हो जाएगा फोर्थ वन हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे आप तो c का फोर्थ वन, सेकंड वन इज द करेक्ट वन। दिस शुड बी द फाइनल आंसर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। तो इस तरीके के आसान आसान क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों को मजा आएगा जब आप बाकी पूरे के पूरे आप डिस्कस करना चाहो तो। ठीक है, इसमें हमने टोटल 35 क्वेश्चंस डिस्कस किया है, जिसमें अभी करेंटली हम 2021 के क्वेश्चंस अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, जो ऑलरेडी यूनिट डायमेंशन एरर एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। इफ फोर्स, लेंथ, टाइम आर टेकन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। देखो इस बार फंडामेंटल क्वांटिटीज ले लिया, फोर्स, लेंथ, टाइम, और डेंसिटी का पूछा है। तो डेंसिटी देखो इसको कैसे करना है, डेंसिटी को हमने लिखा फोर्स, लेंथ L और टाइम T। तो इन पे हम A, B, C ऐसे पावर्स रख देंगे हम, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास इज m, वॉल्यूम इज L रेज टू -3। मास बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी, क्योंकि हमें डेंसिटी का यूनिट इसमें से करना है। तो दिस इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स इज बेसिकली m L T -2 होल रेज टू A, और ये L है, लेंथ ही है, तो L रेज टू B, और ये T जो है वो टाइम है, तो T रेज टू C, सीधा सीधा। तो यहां पे आपने देखा m L रेज टू -3 इज इक्वल टू, यहां पे देखेंगे तो ये हो जाएगा m रेज टू A, यहां पे देखेंगे L रेज टू A प्लस B, और T रेज टू जो हो जाएगा -2A प्लस C, इतना हो जाएगा। अब कंपेयर कर लेते हैं यूनिट्स वगैरह को, पावर्स को। तो A का वैल्यू यहां से आया 1, A का वैल्यू 1 आ जाएगा। B का वैल्यू यदि देखें हम, B का वैल्यू, A को 1 रखो, टोटल -3 जाना है, तो B का वैल्यू -4 होना चाहिए, B शुड बी -4।
अच्छा, यहां तक करने के बाद हो चुका है सॉल्व। पहला, फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन, फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन। और बी के बाद से सी का वैल्यू यदि इसमें रखें तो ए का वैल्यू ऑलरेडी 1 है तो -2, तो सी का वैल्यू जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि इसको 0 होना है, टी इधर है ही नहीं। सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस तरीके के क्वेश्चंस स्पेशली पूछे जाते रहे हैं एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम चलते क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार फिर से मैच द कॉलम जैसा आया, तो देखेंगे इनको मैच करना है। ये एक 11th वाले बच्चे इसको जरूर करें, वीडियो पॉज कर लें और ये मैच करें, और उसके बाद से सॉल्यूशंस को देखें। टॉर्क, तो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो आर इज बेसिकली एल, और फोर्स आपने सीधे सीधे डायरेक्टली मैं लिख देता हूं एम एल स्क्वायर टी -2, ये हो गया टॉर्क। तो एम एल स्क्वायर टी -2 पहला का रहा, थर्ड वन। दूसरा इंपल्स, देखो बच्चों इंपल्स जो होता है दैट इज बेसिकली डेल्टा पी होता है, दैट इज एफ इंटू डी टी होता है। बेसिकली मोमेंटम का फॉर्मूला ये पूछ रहा है, लीनियर मोमेंटम पूछ रहा है। इंपल्स इज बेसिकली लीनियर मोमेंटम। तो मास इंटू वेलोसिटी, तो एम एल टी -1, तो एम एल टी -1, तो इसका पहला आया। टेंशन, टेंशन इज बेसिकली फोर्स बोल रहा है, टेंशन इज बेसिकली फोर्स बोल रहा है, तो फोर्स को आपने लिखा दिस इज एम एल टी -2, तो टेंशन का हो जाएगा एम एल टी -2। दिस इज द आंसर। आंसर ऑलरेडी आ चुका है यदि आप देखें तो, लेकिन हम सभी को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन आप लोगों को याद होगा फॉर्मूला कि फोर्स इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स बाय लेंथ। फोर्स हो जाएगा एम एल टी -2, तो एल सेल कैंसिल, एम टी -2, तो एम टी -2 सरफेस टेंशन का ये रहा। तो इसका जो फाइनल आंसर आया 10th का, यदि आप देखेंगे तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन, पहले ही आ गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, और ये जेडब्ल्यू मेंस का क्वेश्चन है बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर सही किए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बोल रहा है। वेयर टी इज टाइम, एच इज हाइट, एस इज सरफेस टेंशन, थीटा इज एंगल, रो इज डेंसिटी, ए और आर रेडियस को बता रहा है, जी इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वी इज वॉल्यूम, पी इज प्रेशर, डब्ल्यू इज वर्क डन, दिस टाउ इज टॉर्क, ई इज परमिटिविटी, ई इज कैपिटल इज इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड जे इज करंट डेंसिटी, एल इज लेंथ। अब देखो पहली बात, वर्क डन इज इक्वल टू टाउ इंटू थीटा, ये बिल्कुल सही बात है, मतलब इसमें गलती नहीं है, ये बिल्कुल सही है। हाइट इन कैपिलरी राइज, ये भी बिल्कुल सही है, कैपिलरी राइज में जो हाइट होता है ये यही होता है। जे करंट डेंसिटी, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। इसका मतलब गलती इसमें है, यदि आप लोग को पॉजलीज लॉ याद होगा तो अकॉर्डिंग टू पॉजलीज लॉ ये जो फॉर्मूला होता है वो v दिया हुआ, v इज व्हाट, इसमें देखेंगे स्मॉल v इज कहां गया स्मॉल v इज वॉल्यूम। एक्चुअली ये वॉल्यूम नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू पॉलिश लॉ आप लोग को याद होना चाहिए कि दिस इज अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लो का रेट होता है, दिस इज रेट ऑफ फ्लो बेसिकली dv बाई dt होता है, दिस इज द रेट ऑफ फ्लो। तो ये गलत है, यदि आप चेक करना चाहें तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन। तो हमारे लिए पहला ये सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था कि आपको फॉर्मूले याद है कि नहीं है, बाकी सारे बिल्कुल सही हैं। फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन। पॉलिश अकॉर्डिंग टू पॉलिश लॉ में ये रेट ऑफ फ्लो होता है, न कि वॉल्यूम होता है, रेट ऑफ फ्लो। तो डायमेंशनली दिस इज करेक्ट। यदि फॉर्मूला याद है तो डायरेक्टली कर लेंगे, यदि फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर चेक करो भैया, समय लगेगा, फिर सीधी बात है। यस, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे चले। क्वेश्चन नंबर 12 अगेन एक अच्छा सा क्वेश्चन है, देखेंगे। इफ वेलोसिटी v, टाइम t एंड फोर्स f आर चूजन एज द बेस क्वांटिटी, द डायमेंशन ऑफ मास m विल बी। तो देखो एक मेथड तो सीधा सीधा हो गया, मल्टीप्लाई वगैरह करके मास लाने की कोशिश करो, या फिर जनरल जो बेसिक मेथड है उस पे हम यदि चलें तो इधर हो गया मास, और मास को आपने इधर लिखा वेलोसिटी v रेज टू a ले लेते हैं,
टाइम टी रेज टू बी ले लेते हैं और फोर्स एफ रेज टू सी ले लेते हैं और यहां से हम ए बी सी के वैल्यू निकालेंगे। तो मास m इज इक्वल टू, ये है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड एल टी माइनस वन रेज टू ए और ये हो जाएगा टी रेज टू बी और एफ इज फोर्स, फोर्स हमें पता है एम एल टी माइनस टू रेज टू सी। इसको सॉल्व करेंगे तो m का वैल्यू हो जाएगा, यहां पे टोटल l देख लेते हैं, पहले m लिख लेते हैं, तो हो जाएगा m रेज टू c, l देखेंगे l रेज टू a, l रेज टू c, तो यहां पे हो जाएगा l रेज टू a प्लस c। t के बारे में थोड़ा सोचते हैं तो t रेज टू यहां पे माइनस a हो जाएगा, यहां पे t रेज टू माइनस, जस्ट अ सेकेंड, t रेज टू माइनस a, दिस इज माइनस a प्लस b और यहां पे t रेज टू माइनस 2c हो जाएगा। यस, और यहां पे आप देखेंगे तो c का वैल्यू यहां से 1 आया, a का वैल्यू यहां से देखिए c यदि 1 है, इधर लेंथ चाहिए नहीं तो a का वैल्यू आ जाएगा -1, a का वैल्यू -1 और इसमें रखो तो दिस इज t भी नहीं चाहिए तो इसका पावर भी 0 होना चाहिए, तो a का वैल्यू -1 तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया तो 1 और ये हो जाएगा -2, ओवरऑल हो गया -1। तो यहां से यदि आप देखें तो c का जो वैल्यू आ जाएगा c इज 1, a इज -1 और b बचा, b का वैल्यू देखो कितना हो रहा है, b का वैल्यू b इज इक्वल टू 1, यस, तो 1 -1 माइनस माइनस प्लस 1 2 हो गया और -2, तो दिस इज 1, दिस इज 1। तो इसमें जो आएगा यदि आप देखो तो v रेज टू a, तो v रेज टू a मतलब v रेज टू -1, वेलोसिटी रेज टू -1, सेकंड वन इज द करेक्ट वन, यहां पे वेलोसिटी रेज टू -1 इसमें भी है, ओके। तो दूसरा है t रेज टू b, तो t रेज टू b तो t अकेला होना चाहिए, t इसमें अकेला है, इसमें नहीं है, सो सेकंड वन इज द करेक्ट वन। और t के बाद से f रेज टू c, तो f रेज टू c मींस f रेज टू 1 f1, सेकंड वन इज द करेक्ट वन। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आगे चलेंगे, नेक्स्ट इसको नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे चले। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, ये एक मैच फीलिंग द ब्लैंक्स इन टीचर बेस्ड क्वेश्चन है और इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग पहले ट्राई करें और उसके बाद ही सॉल्यूशन देखें। The diameter of a spherical bob is measured using a vernier scale 9 divisions of the main scale. Main scale में 9 division है. In a vernier calipers are equal to 10 division of vernier scale. One main scale division is 1 millimeter. The main scale reading is 10 millimeter and 8th division of vernier scale was found to coincide exactly with one of the main scale division. ठीक बात है ये भी। If the given vernier calipers has a positive zero error of 0.04 centimeter, then the reading, देखो पॉजिटिव एरर दे दिया मतलब इसको आपको लास्ट में सबट्रैक्ट करना होगा। तो सबसे पहला काम तो वन वर्नियर स्केल डिवीजन यदि बात करें 1 VSD की बात करें तो ये जो वैल्यू हो जाएगा दिस इज बेसिकली 9/10, 9/10 ये हो जाएगा 0.9 और मिलीमीटर, क्योंकि डेटा सब मिलीमीटर में है तो दिस मच मिलीमीटर। और यदि हम लिस्ट काउंट कैलकुलेट करना चाहें, क्योंकि लिस्ट काउंट हमें चाहिए रहेगा और लिस्ट काउंट मिलने के बाद हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। लिस्ट काउंट इज 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस, इसमें से यदि हम 1 वर्नियर स्केल डिवीजन को सब्ट्रैक्ट कर दे, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, सो दिस वैल्यू इज 1 मेन स्केल डिवीजन। इसमें यदि आप देखें सो दिस वैल्यू इज 10 मिलीमीटर, तो दिस इज 10 माइनस 10 मिलीमीटर आ रहा है, नहीं, दिस वैल्यू इज 1 मेन स्केल डिवीजन इज बेसिकली 10 mm, this is 10 mm, yes 10 mm ही है, 10 mm माइनस 0.9 mm, 0.9 mm, तो यहां से जो आपका लिस्ट काउंट आ गया 10 mm माइनस 0.9 mm 0.1 mm,
ये आपका लिस्ट काउंट आ गया। लिस्ट काउंट आने का मतलब हो गया कि आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। देखो अभी हमें रीडिंग चाहिए, तो रीडिंग जो होगा, जो हमारा देखो क्वेश्चन में पूछा हुआ क्या है, द डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल बॉब, डायमीटर। और यहां पे यदि देखेंगे, इफ द गिवन वर्नियर कैलिपर्स हैज अ पॉजिटिव जीरो देन द रेडियस, मतलब जो आपका कैलकुलेशन के बाद जो रीडिंग आएगा वो डायमीटर का आएगा, उसको बाई 2 करके आपको रेडियस में कन्वर्ट करना होगा। तो ये छोटा सा मिस्टेक है कि आप पूरा का पूरा सही कर दो और डायमीटर का वैल्यू पुट करके आ जाओ, ऐसा नहीं। हमें रेडियस पूछा है तो उसको बाई 2 हमें करना रहेगा। मेन स्केल, ये जो वैल्यू है यहां पे ये वैल्यू 1 mm, 1 मेन स्केल डिवीजन इज 1 mm। यस 1 दिया है, 10 नहीं दिया, दिस इज 1, दिस इज 1 mm। तो 1 mm माइनस 0.9 तो 0.1 mm आ रहा है। यस ठीक है, ये हो गया। अभी इसके बाद से हमें रेडियस में 1 लीस्ट काउंट, यदि मैं उसका डायमीटर लिखना चाहूं, डायमीटर, तो यहां से हमारा जो डायमीटर के जो रीडिंग आएगा दैट वैल्यू इज बेसिकली, यहां पे आप देखेंगे तो आर इक्वल टू 10 डिवीजन 10 मिलीमीटर। देखो मेन स्केल रीडिंग इज 10 मिलीमीटर, तो 10 मिलीमीटर तो है ही है, तो आपने लिखा 10 मिलीमीटर प्लस, उसके बाद है 8th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल वाज फाउंड टू कोइंसाइड। 8th डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है, तो लीस्ट काउंट इनटू 8, 0.1 इंटू 8। साथ में यहां पे दिया है कि पॉजिटिव एरर है 0.04 सेंटीमीटर, ऑल द डेटा इन मिलीमीटर, तो आपको इसको सब्ट्रैक्ट भी करना होगा मिलीमीटर में करके, तो दिस इज 0.4 हो जाएगा। 0.04 सेंटीमीटर है, इसको मिलीमीटर में करेंगे तो 0.4 हो जाएगा। तो जो आपका डायमीटर आया, दिस डायमीटर इज, जो आपका डायमीटर आ जाएगा 0.8 माइनस 0.4, ये आ जाएगा 10.4। यस दिस वैल्यू इज 10.4 और ये ऑल द डेटा आर इन मिलीमीटर। लेकिन ये डायमीटर नहीं पूछा है, रेडियस पूछा, तो हमने रेडियस लिखा, रेडियस इज डायमीटर बाय 2, तो हो जाएगा 5.2 मिलीमीटर। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसको यहां पे पुट करना है और 10⁻⁻² सेंटीमीटर के टर्म्स में, तो ये हो जाएगा दिस वैल्यू 52 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। तो आपको जो यहां पे फाइनली आंसर पुट करना था वो आपको 52 पुट करना था, दिस शुड बी 52 इंटू 10⁻²। अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार आप ध्यान से देख लें। क्वेश्चन नंबर 14, यस ध्यान देखिए, 1 मेन स्केल डिवीजन ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स इज ए, मेन स्केल डिवीजन ए है, and nth division of vernier scale coincide with n-1th division of main scale. The least count of caliper, ये तो सीधा सीधा हो गया। लीस्ट काउंट यदि आप देखेंगे तो लीस्ट काउंट देखो, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन हो जाएगा n-1 से कोइंसाइड हुआ, तो n-1 इंटू a बाई n। अब बोल रहा है लिस्ट काउंट, तो लिस्ट काउंट जो हो जाएगा यहां पे, लिस्ट काउंट इज व्हाट, जो उसका वर्नियर कैलिपर्स के जो 1 मेन स्केल डिवीजन है और वर्नियर a सेंटीमीटर, उसमें nth वाला कोइंसाइड हुआ है, तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो a माइनस, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, तो a माइनस n-1 इंटू a बाई n। तो यहां से जो लीस्ट काउंट आपका आ जाएगा दैट वैल्यू इज n से n कैंसिल, ये हो जाएगा a बाई n, दिस इज a बाई n। लेकिन ये वैल्यू सेंटीमीटर में दिया हुआ है, दिस इज इन सेंटीमीटर, और क्वेश्चन में दिया है द लीस्ट काउंट ऑफ द कैलिपर्स इन मिलीमीटर। सेंटीमीटर में तो ये रहा, मिलीमीटर में यदि हम कन्वर्ट करेंगे, दिस इज इन सेंटीमीटर, तो मिलीमीटर में हो जाएगा 10a बाई n, ये हो जाएगा इन मिलीमीटर, दिस इज इन मिलीमीटर। सो फोर्थ वन इज द करेक्ट वन, this is the correct one, fourth one is the correct one। this is the question number 14। question number 14 अच्छा था, आसान भी था, सभी लोग कर भी लेंगे, that's fine। question number 14 के बाद question number 15 पे चले। the resistance R is equals to V by I according to Ohm's law, सबको पता है, where V is equals to 50 plus minus 2 और
आई का वैल्यू दिया है, करंट का वैल्यू 20 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। द परसेंटेज एरर इन आर इज x%, द वैल्यू ऑफ x इज नियरेस्ट इंटीजर इज। देखो परसेंटेज एरर इन आर दिया है, ये एक आसान सा क्वेश्चन है। देखो एरर का मंत्र है हमारे पास, एरर का मंत्र कहता है कि एरर ऑलवेज ऐड। सब्ट्रैक्ट करने का मन करेगा लेकिन सब्ट्रैक्ट करना है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, एरर सब्ट्रैक्ट होती नहीं, यही हमारा मंत्र है। तो आपने लिखा डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी। माइनस का मन करेगा लेकिन माइनस नहीं होगा, प्लस ही होगा, एरर का खास बात है। डेल्टा आई बाई आई। अब सारी वैल्यू दी हुई है, वी हैव टू जस्ट पुट द वैल्यू। अब इसमें दे रहा है द परसेंटेज एरर इन आर, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी। तो पोटेंशियल में जो डेल्टा वी है दैट इज 2 बाई वी का जो वैल्यू है 50 है, 2 बाई 50 इंटू 100 प्लस डेल्टा आई बाई आई। तो डेल्टा आई है 0.2 बाई 20 इंटू 100। तो ये हो गया परसेंटेज एरर इन आर, दैट इज द रेसिस्टेंस। ये वैल्यू आ जाएगा, दिस इज 2 इन 4 प्लस यहां पे देखेंगे 20 से इसको कटेंगे 5 इंटू 2 इज 1, तो यहां से हो जाएगा 4 प्लस 1 दैट इज 5%। तो आपको जो फाइनल आंसर लिखना था 5 लिखना था, दिस शुड बी द आंसर 5%। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा क्वेश्चन था, आसान भी था और ये किसी से गलती नहीं होनी चाहिए। ये इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन था और काफी अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चंस में से एक था। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 पे यदि चलें तो क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। ये एक बहुत बड़ा लिखा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ें और इसको सॉल्व करते हैं। देखो इतने बड़े क्वेश्चन को देख करके छोड़ना नहीं चाहिए, जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना ही आसान भी होगा। इसको थोड़ा सा एक बार समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखेंगे, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द यंग मॉडुलस ऑफ अ वायर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर में 0.2 सेंटीमीटर मेजर्ड यूजिंग अ स्केल ऑफ लीस्ट काउंट 0.0017। तो देखो यंग मॉडुलस ऑफ वायर ऑफ रेडियस, तो रेडियस दिया है, रेडियस आर इज इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर, और इसका लिस्ट काउंट मैं यहां बाजू में लिख लेता हूं 0.001 सेंटीमीटर, सेम यूनिट में है। एंड लेंथ 1 मीटर, लेंथ दिया है, लेंथ इज 1 मीटर, और इसको मेजर किया गया है लेंथ 1 मीटर मेजर्ड यूजिंग अ स्केल ऑफ लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर है, तो यहां पे हो जाएगा 1 मिलीमीटर। दीज आर इन 2 डिफरेंट यूनिट्स, इसको ध्यान रखना होगा लास्ट में। वेट ऑफ मास 1 kg, मास के बारे में बोल रहा है कि 1 kg है, और इसको हमने लीस्ट काउंट है 1 ग्राम, 1 ग्राम, 1 ग्राम was hanged to get the elongation of 0.5 सेंटीमीटर। तो वायर में एलोंगेशन डेल्टा एल दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा अलग सिंबल ले लेते हैं जिससे कि हमारा कंफ्यूजन न रहे। इसको हम ले लेते हैं एल डैश, दैट इज द एलोंगेशन। तो एल डैश का वैल्यू दिया है, द एलोंगेशन इज 0.5 सेंटीमीटर, दिस इज 0.5 सेंटीमीटर, और इसको जो हमने मेजर किया है, जो मेजर यूजिंग अ स्केल ऑफ लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर, 0.001 सेंटीमीटर, ये दोनों सेम यूनिट में है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। व्हाट विल बी द फ्रैक्शनल एरर इन द वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस डिटरमाइंड बाय दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से हमें यंग मॉडुलस चाहिए। तो देखो सीधी बात है, हमारे पास है F बाई ए, डिफरेंट कलर ले लेते हैं थोड़ा सा हम इसमें। आपने लिखा F बाई ए इज इक्वल टू वाई डेल्टा एल, बेसिकली एल डैश है तो हम एल डैश लिखते हैं, डेल्टा एल बाई एल, यही है फॉर्मूला। और हम y चाहते हैं, तो y का जो वैल्यू आ जाएगा यहां से, y इज इक्वल टू, यहां पे देखेंगे तो y इज इक्वल टू एफ एल बाई एरिया, एरिया को हम सीधे पाई आर स्क्वायर लिख दें क्योंकि हमें रेडियस के टर्म्स में जाना है, पाई आर स्क्वायर इंटू एल डैश।
ये आ जाएगा यंग मॉडुलस। तो क्वेश्चन में पूछा है कि डिटरमाइन द परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस डिटरमाइन विद दिस एक्सपेरिमेंट, को परसेंटेज में आंसर दिया है, तो क्यों ना हम भी परसेंटेज में चले। तो डेल्टा वाई बाई वाई इंटू 100, दिस द परसेंटेज एरर इन यंग मॉडुलस। तो यहां पे हो जाएगा दिस इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स इज बेसिकली मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास में तो कोई तकलीफ है ही नहीं, हम सॉरी एक्सीलरेशन में तो कोई तकलीफ है ही नहीं, क्योंकि एक्सीलरेशन का मेजरमेंट हम फिक्स करके रखे हुए हैं। तकलीफ किसमें है? मास में है, जिसके कारण फोर्स में तकलीफ होगा। तो m इंटू जी, बेसिकली इसको और अच्छे से लिखना चाहो तो g इंटू एम, मास इंटू एक्सीलरेशन, फोर्स हो गया mg डाउनवर्ड जो आपने वेट लटका के रखा है, इंटू एल बाई पाई आर स्क्वायर एल डैश। तो यहां पे हो जाएगा g और पाई तो हट गए, यहां पे होगा डेल्टा m बाई m प्लस डेल्टा l बाई l प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा r बाई r प्लस डेल्टा l डैश बाई l डैश। यू हैव टू सॉल्व दिस वैल्यू, आपको इसी को सॉल्व करना था। परसेंटेज एरर है तो इसमें इंटू 100 करेंगे, लास्ट में इंटू 100। डेल्टा m का वैल्यू 1 ग्राम है, 1 ग्राम रखेंगे। तो फाइनल वैल्यू यदि आप पुट करते जाएं इसमें, तो डेल्टा m इज 1 ग्राम बाई 1 kg, तो 10 रेज टू -3 बाई 1 प्लस डेल्टा l बाई l, यहां पे देखेंगे l इज 1 मिलीमीटर, तो 10 रेज टू -3 बाई 1 मीटर प्लस 2 टाइम्स डेल्टा आर, रेडियस में 0.2 सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर में है, सेम यूनिट है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ 0.001 बाई, यहां पे 0.2 सेंटीमीटर लिख दो, 0.2 सेंटीमीटर प्लस डेल्टा एल डैश बाई एल डैश। तो एलोंगेशन तो इतना हुआ है विथ दिस मच ऑफ लिस्ट काउंट, तो आपने लिखा डेल्टा एल डैश इज 0.001 बाई जो एल डैश है दैट इज 0.05, इसको इंटू 100 भी यहां लिखना होगा। तो इसको यदि आप सॉल्व करेंगे, मेहनत करेंगे बाद, कोई उतना बड़ा कैलकुलेशन भी नहीं है, आप आसानी सॉल्व कर सकते। दिस वैल्यू इज 1.4% आएगा, ये वैल्यू 1.4% के आसपास आएगा आप यदि सॉल्व करें तो। सो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा, फोर्थ वन इज द करेक्ट वन। इसको आप खुद से सॉल्व करें, खुद से आप सॉल्व करेंगे तो आपको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। मेक श्योर कि 1.4 इज द करेक्ट वन। यस, आप लोग खुद से इसको एक बार ट्राई कर लें, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं किसी भी तरीके का। सो दिस द क्वेश्चन नंबर 16 तक तो हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। दिस द क्वेश्चन नंबर 16। यस, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यस, the Vernier scale used for measurement has a positive zero error of 0.2 millimeter. तो positive zero error 0.2 millimeter है भाई। If while taking a measurement it was noted that O on the Vernier scale lie between 8.5 centimeter and 8.6 centimeter, तो जो लाइन है वो 8.5 और 8.6 के बीच में है। तो मतलब 8.5 रीडिंग तो पक्का है, 8.5 रीडिंग तो पक्का है। वर्नियर कोइंसाइड इज 6 व्हेन द करेक्ट वैल्यू देन द करेक्ट वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट। देखो भाई, पहली बात, हमारा जो रीडिंग है 8.5 और 8.6 के बीच में है, तो जो हमारा रीडिंग होगा 8.5 तो पक्का है ही है। अब उसके बाद बोल रहा है कि ये वर्नियर कोइंसाइड इज 6th वाले से ये कोइंसाइड हो रहा है, 6th वाले के साथ कोइंसाइड हो रहा है। तो आपने इसमें प्लस लिखा 0.06, वर्नियर स्केल है तो 0.06 कोइंसाइड हुआ, सेंटीमीटर में है, 2 डिजिट तक जाएगा। ठीक है, तो दैट्स वाई 0.06, 0.01 इंटू 6, 0.01 इंटू 6 ये हो गया -0.0 प्लस 0.06, और शुरू में पॉजिटिव एरर है 0.2 मिलीमीटर, तो आपको इसमें सब्ट्रैक्ट करना होगा -0.02। तो जो फाइनल आंसर आ रहा है दिस वैल्यू इज 8.5 का 5 ही रहेगा, 5 और 6 -2 दिस 4,
दिस शुड बी द रीडिंग 8.54, 8.54 नहीं है क्या? सेकेंड वन देखो यहां पे लीस्ट काउंट दिया हुआ है, लीस्ट काउंट दिया हुआ है, दैट इज 0.01, तो 6 डिवीजन है तो 6 इंटू 0.01 वहां से ये वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। सो दिस द क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, एक अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ध्यान देंगे, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय दिस वन, ये सबको पता है, t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर l बाय g। द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज 10 सेंटीमीटर नोन टू अ 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी, एक्यूरेसी इसका 1 मिलीमीटर ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। द टाइम फॉर 200 ऑसिलेशंस ऑफ द पेंडुलम इज फाउंड टू बी 100 सेकेंड यूजिंग अ क्लॉक ऑफ 1 सेकेंड रिजोल्यूशन, मतलब क्लॉक है 1 सेकेंड के साथ, ठीक है। द परसेंटेज एक्यूरेसी इन द डिटरमाइनिंग ऑफ g यूजिंग दिस पेंडुलम इज x, द वैल्यू ऑफ x इज, देखो ये अच्छा सा क्वेश्चन है, तो इसमें काफी सारा डेटा दिया हुआ है और हमें बताना है g के एक्यूरेसी के बारे में। तो आपने लिखा होगा t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ l बाई g, तो यहां से g का जो वैल्यू आ जाएगा दैट इज, लेते जाओ स्क्वायर कर लेंगे हम, तो हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर l बाई टी स्क्वायर। यदि डेल्टा टी वगैरह के टर्म्स में लिखें तो ये हो जाएगा डेल्टा जी बाई जी, परसेंटेज एरर इन जी पूछ रहा है, तो डेल्टा जी बाई जी इज 4 पाई खत्म, यहां पे रहेगा डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बाई टी। अब देखो यहां पे एक अच्छा क्वेश्चन है, डेल्टा टी बाई टी, तो यहां पे हो जाएगा डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 दैट इज इक्वल टू डेल्टा एल। यहां पे देखेंगे तो डेल्टा एल का जो वैल्यू यहां पे दे रहा है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम 10 सेंटीमीटर नोन एज 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी, तो ये हो जाएगा डेल्टा एल का जो वैल्यू आ जाएगा दैट इज 10 रेज टू -3 अपॉन 10 रेज टू -2, हम मीटर में रख लिए, दैट्स ऑल्सो फाइन, प्लस 2 टाइम्स ऑफ, अब इसमें देखेंगे 200 ऑसिलेशंस हो रहा है, तो 1 बाई 200, डेल्टा टी इज 1 बाई 200 अपॉन टी, टी यदि देखेंगे तो 0 पॉइंट, टी का वैल्यू जो हो जाएगा, टाइम पीरियड यदि हम इसका कैलकुलेट करना चाहें तो 200 ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम इज फाउंड टू बी 100 सेकेंड, 200 ऑसिलेशन 100 सेकेंड में, तो एक ऑसिलेशन 0.5 सेकेंड में, तो जो टाइम पीरियड रहेगा वो हो जाएगा 0.5, क्योंकि एक ऑसिलेशन तो 0.5 सेकेंड में होगा, दिस इज द टाइम पीरियड इनटू 100 बिकॉज परसेंटेज लिखना है हमें, इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो दिस वैल्यू इज 3%। सो करेक्ट आंसर इज सेकंड वन, x का वैल्यू 3 सेकंड आएगा। सो ये एक अच्छा क्वेश्चन है और दिस द जेई मेंस 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, दिस द क्वेश्चन नंबर 18, अच्छा है, मतलब आप सब भी इसको सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं है कि सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। सो दिस द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 19 देखो, इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ ओम्स लॉ, सबको पता है ओम्स लॉ, a potential difference of 5 volt is applied across the end of a conductor of length 10 centimeter and diameter of 5.00 millimeter. The measured current in the conductor is 2.00 ampere. The maximum permissible percentage error in the resistivity ऑफ द कंडक्टर। देखो रेसिस्टिविटी में चलना है तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमें पता है ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR। देखो जिन बच्चों को, जो बच्चे 11th में हैं वो इस क्वेश्चन को चाहे तो छोड़ सकते हैं, जो बच्चे 12th में हैं वो इस क्वेश्चन को डेफिनेटली अटेम्प्ट करें, बाकी 11th वाले भी दोज हु आर स्मार्ट इनफ अटेम्प्ट करें। ये अप्रोचेबल क्वेश्चन है। मैं कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग को नहीं समझ में आएगी इस चैप्टर से, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो इन्फॉर्मेशन मैं लिख ले रहा हूँ, वहाँ तक आप सुन लो और उसके बाद से वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, स्पेशली फॉर 11th वाले, बाकी 12th वालों तो करो भैया, 12th वालों को करना पड़ेगा। तो V इज इक्वल्स टू IR, इसमें पूछा हुआ है द मैक्सिमम परमिसिबल परसेंटेज एरर इन द रेसिस्टिविटी, तो क्यों ना हम रेसिस्टेंस का फॉर्मूला लिख दे, तो V इज इक्वल्स टू I और रेसिस्टेंस होता है रो L बाई A, ठीक है। यहां से देखेंगे तो रेसिस्टिविटी की बात कर रहा है, रो इज रेसिस्टिविटी, तो रो इज इक्वल्स टू
रो को एक साइड कर लेंगे, बाकियों को दूसरी तरफ करेंगे। तो V इज द पोटेंशियल डिफरेंस इंटू A इज एरिया अपॉन I इज करंट एंड L इज द लेंथ ऑफ द वायर। अब बाकी 11th वाले भी करो यहां तक रोक करके। तो रेसिस्टिविटी में परसेंटेज एरर हमें चाहिए, तो क्यों ना मैं डेल्टा रो बाई रो लिखना चाहूं, तो V में हो जाएगा डेल्टा V बाई V। 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही है, मैक्सिमम परमिसिबल परसेंटेज, मैक्सिमम की बात हो रही है, ठीक है ना। तो यहां पे हो जाएगा इंटू 100, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा V बाई V इंटू 100। 100 को लास्ट में कॉमन करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहां पे हो जाएगा डेल्टा V बाई V। अच्छा, यहां पे जो A है, A इज एरिया, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डायमीटर की बात कर रहा है, एंड द डायमीटर ऑफ 5 मिलीमीटर। तो हम डायमीटर के टर्म्स में लिख लेते हैं एरिया को। तो एरिया का डायमीटर के टर्म्स में यदि आप लिखेंगे, तो एरिया का डायमीटर के टर्म्स में यहां पे देखो, एरिया इज इक्वल टू पाई d बाई 2 का होल स्क्वायर। तो बेसिकली पाई बाई 4 d स्क्वायर। तो यहां पे जो एरिया का मैं डायरेक्टली डायमीटर के टर्म्स में लिख रहा हूं एरिया को, तो प्लस 2 टाइम्स ये जगह डेल्टा d बाई d हो जाएगा डायमीटर के टर्म्स, प्लस एम्पियर के लिए लिखेंगे, करंट के लिए तो डेल्टा I बाई I, और L के लिए लिखें तो प्लस डेल्टा L बाई L, और इंटू 100। यहां पे देखेंगे तो डेल्टा V बाई V, तो देखो डेल्टा V तो दिया नहीं है, तो हमें मैक्सिमम परमिसिबल एरर की बात कह रहा है। तो डेल्टा L हम लेंगे, यहां पे देखेंगे तो जो डेल्टा V है तो 0.1 तक गया है, तो हम इसको 0.1 लेंगे, 0.1। तो दिस वैल्यू इज 0.1 बाई V का वैल्यू है 5, तो 0.1 बाई 5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर। यदि आप देखें तो डायमीटर दिया हुआ है, वेयर इज डायमीटर, एंड द डायमीटर ऑफ 5.00, तो यहां पे हो जाएगा 0.01 बाई 5। 5.00 लिखो या 5 लिखो, अभी फिलहाल कैलकुलेट ही कर रहे हैं हम। प्लस करंट की बात कर लेते हैं, द मेजर करंट इन द कंडक्टर इज 2.00, तो ये हो जाएगा 0.01 बाई 2 हो जाएगा, प्लस अब डेल्टा L बाई L, लेंथ की बात कर लेते हैं, तो लेंथ यहां पे दिया है, कहां गया, लेंथ 10.0, तो ये हो जाएगा 0.1 बाई 10, और ये होल मल्टीप्लाई बाई 100, तभी तो परसेंटेज आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है, दिस इज, सॉल्व कर लेंगे इसको तो ये आ जाएगा 3.9, दिस इज 3.9%, 3.9%। तो रेसिस्टिविटी के जो कैलकुलेशन में जो तकलीफ होगी वो 3.9% की होगी। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा क्वेश्चन था, आई होप कि आपने सही भी किया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, देखते हैं। द क्वेश्चन नंबर 20, यस, द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज मेजर्ड टू बी दिस वन, ये रेडियस है। Suppose the percentage error in its volume is x, the value of x to be nearest। तो ये तो आप खुद से कर ही सकते हो, सभी लोग कर सकते हैं, यस, जितने बच्चे हैं। तो इसमें देखेंगे वॉल्यूम पूछा है, रेडियस मेजर किया है, तो वॉल्यूम हमें पता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। अब वॉल्यूम बोल रहा है तो नियरेस्ट x तक का बोल रहा है। सपोज द परसेंटेज एरर इन इट्स वॉल्यूम, तो डेल्टा V बाई V इंटू 100, ये वैल्यू आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा R बाई R इंटू 100। खत्म खेला, फिनिश्ड। 3 डेल्टा R का वैल्यू दिया है 0.85 अपॉन R का वैल्यू दिया है 7.5 इंटू 100, ये करना है 7.5 इंटू 100, और यहां सॉल्व करेंगे तो दिस वैल्यू विल बी, ये आ जाएगा 34%, यस 34%। सो करेक्ट आंसर इज 34। ये आसान सा क्वेश्चन था, और ये ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने बनाया होगा। आई थिंक ये आप भी बना लेंगे, छोटा सा कैलकुलेशन है, इसमें बहुत ज्यादा घबराने जैसी कोई बात नहीं है। 34% इज द करेक्ट आंसर। ये होगा वॉल्यूम में तकलीफ, वॉल्यूम का तकलीफ है ये, यस। सो
34 ही आ रहा है ना, एक बार इसको देख लेंगे। 3 से कट करेंगे इसको तो 3 इंटू 2 और 25, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 20 जीरो और 32 33 34 34। यस, बिल्कुल सही। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 पे चलें तो क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, ध्यान देंगे। Entropy of any system is given by this one, where alpha, beta are the constant, mu, j, k are number of moles, मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट। तो देखो मैकेनिकल इक्विवेलेंस क्या होता है कि कैलोरीमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैकेनिकल इक्विवेलेंस का कोई यूनिट होता नहीं है। बेसिकली दिस इज द रेशियो ऑफ वर्क डन और हीट का बेसिकली जो रेशियो है उसी को मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका कोई यूनिट होता नहीं मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट का। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट सबको पता है, एंड गैस कांस्टेंट रिस्पेक्टिवली। तो चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, इनकरेक्ट ऑप्शन, इसमें से जो गलत ऑप्शन है उसको हमें चूज करना है, ठीक है ना। तो गलत ऑप्शन इसमें से कौन सा है उसको आज हम पहचान के निकालने वाले हैं, ठीक है। तो अल्फा एंड जे हैव द सेम डायमेंशंस, एस एंड बी के एम यू आर हैव द सेम डायमेंशंस, एस एंड अल्फा हैव डिफरेंट डायमेंशंस, अल्फा एंड के हैव द सेम डायमेंशंस। तो देखते हैं कौन सा सही है। तो देखो एस इज बेसिकली दिया है एंट्रोपी, तो एस को यदि आप लिखना चाहो तो एस इज बेसिकली ये डेल्टा क्यू इज हीट है और ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर का केल्विन, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नहीं है, वहां मैं केल्विन लिख रहा हूं। तो एस को यदि आप लिखना चाहो तो ये बेसिकली अल्फा स्क्वायर बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा होगा। एस का जो डायमेंशन होगा वही होगा अल्फा स्क्वायर बीटा का, और यहां से इसका जो फाइनल वैल्यू आएगा दैट इज बेसिकली यहां से जूल पर केल्विन, दैट इज जूल पर केल्विन। पहला कॉन्सेप्ट तो ये होगा। दूसरा, हमें पता है कि लॉग के अंदर जो भी वैल्यूज है उनका कोई यूनिट नहीं होना चाहिए, तो म्यू, उनका कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए। म्यू के आर बाय जे बीटा स्क्वायर, इसका जो डायमेंशन होगा दैट मस्ट बी 1, कोई डायमेंशन होने वाला है नहीं। यदि मैं बीटा स्क्वायर लिखना चाहूं तो बीटा स्क्वायर को इधर कर लेते हैं, और जे का तो कोई मैकेनिकल इक्विवेलेंस का कोई वैसे भी यूनिट नहीं है, तो जे को ऐसे हटा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। म्यू, म्यू बचा, तो म्यू के आर, तो बीटा स्क्वायर यदि आप देखेंगे तो म्यू इज मोल इंटू के, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज जूल पर केल्विन इंटू आर, आर इज जूल पर केल्विन पर मोल। तो यहां से मोल कैंसिल, जूल पर केल्विन का स्क्वायर हो गया, तो बीटा का जो वैल्यू आया वो आया जूल पर केल्विन। अब देखो अल्फा स्क्वायर बीटा भी जूल पर केल्विन है और बीटा अपने आप में ही जूल पर केल्विन है, तो अल्फा क्या होगा, अल्फा का कोई यूनिट नहीं, अल्फा हैज नो यूनिट, तो अल्फा का कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट, नो डायमेंशन, नो डायमेंशन, और यू कैन से नो यूनिट, नो डायमेंशन बल्कि बेहतर रहेगा नो यूनिट के जगह पे, क्योंकि यूनिट होना डजंट मीन की डायरेक्शन हो, डायमेंशन होना, डायमेंशन होना मतलब यूनिट पक्का होना, ठीक है ना। जैसे रेडियन और स्टे रेडियन बेस्ट एग्जांपल है। तो नो डायमेंशन, नो डायमेंशन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो अल्फा कोई डायमेंशन नहीं है। अब देखो के तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, अल्फा का कोई डायमेंशन नहीं है, तो अल्फा एंड के हैव द सेम डायमेंशन, यही इनकरेक्ट स्टेट में मिला, फोर्थ वन इज द करेक्ट वन, दिस इज द करेक्ट वन। बाकी सारे वैल्यू सेम आएंगे, आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, जबकि हमें यहां से प्रूफ करने के बाद अल्फा का कोई डायमेंशन मिला नहीं, और जबकि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का हमें पता है कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का यूनिट होता है, दैट्स व्हाई फोर्थ वन इज द करेक्ट वन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 पे चले तो ध्यान देंगे, if time, velocity and angular momentum are taken as the fundamental unit, then the dimension of mass in terms of t, v and l is। ध्यान देंगे, अब इसको थोड़ा समझते हैं। टाइम, वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम, और हमें लिखना है मास, तो मास इज इक्वल टू टाइम, वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम रेज टू c, यूनिट रख लेते हैं। तो m इज इक्वल टू टाइम t रेज टू a, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, l
t raised to minus 1 raised to b. This is the velocity. Angular momentum, moment of momentum is angular momentum. तो angular momentum हो जाएगा mass into velocity into meter length. तो ये हो जाएगा mass m l square t minus 1. ये हो गया. और this raised to c, this is the angular momentum. तो यहां से लिखा आपने m is equals to, यहां पे लिखते हैं m raised to c हो गया, m raised to c. l के पावर की बात करते हैं तो l raised to b, और यहां पे l raised to 2c, तो b plus 2c. और यहां t के पावर में रखे तो t raised to a माइनस b माइनस c. ये हुआ. अब देखो c का वैल्यू तो 1 आ गया भाई, चलो ठीक है, c इज इक्वल टू 1. b की बारी है तो c इज इक्वल टू 1 रखो, l हमें इस साइड नहीं है तो इस साइड भी नहीं चाहिए, तो c इज इक्वल टू 1 तो इधर हुआ, तो b इज इक्वल टू माइनस 2, b इज इक्वल टू माइनस 2. यस, b का वैल्यू माइनस 2 हो गया. अब t में देखेंगे c का वैल्यू, c का वैल्यू हम इसमें देखेंगे. तो देखो a, c तो हमने पहले कर लिया, इसमें हम a का वैल्यू देखेंगे, यहां से हमें a मिलेगा. फिर a नहीं पता, b का वैल्यू माइनस 2, तो माइनस माइनस 2 तो प्लस 2 हो गया, यहां पे प्लस 2 माइनस 1, ओवरऑल प्लस 1 बना, तो a का वैल्यू आया माइनस 1. तो आपका जो फाइनल आंसर आया m का वो आ जाएगा t रेज टू a. a इज बेसिकली माइनस 1, t रेज टू माइनस 1. v वेलोसिटी रेज टू b, b इज माइनस 2. और यहां पे c दैट इज एंगुलर मोमेंटम l, बेसिकली स्मॉल l दिया है हमने, यहां कैपिटल l ले लिया, घबराने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, चलो स्मॉल l ले लेते, कोई दिक्कत. तो l रेज टू c, तो l का जो वैल्यू आएगा यहां पे बच्चों c इज बेसिकली 1. तो इसमें से हम चेक करेंगे, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? t रेज टू माइनस 1, v रेज टू माइनस 2, l रेज टू 1, फोर्थ वन इज द करेक्ट वन. तो 22 का फोर्थ वन इज द करेक्ट वन, l माइनस 1 माइनस 2 और 1, फोर्थ वन इज द करेक्ट वन. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने समझा होगा क्वेश्चन नंबर 22. यस, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 23. देखो बच्चों, अब भाई 23 तो बड़ा सा लिखा पड़ा है, लेकिन जितना बड़ा लिखा है उतना ही आसान है. बड़ा क्वेश्चन देख करके घबराने की बात नहीं है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट क्यों करना. थोड़ा सा ईमानदारी से और धीरे धीरे यदि आप पढ़ेंगे तो ये ऐसी चुटकी बजा करके होने वाला क्वेश्चन. देखेंगे, 3 students S1, S2 and S3 perform an experiment for determining the acceleration due to gravity. स्मॉल g को कैलकुलेट करना चाहते हैं. Using a simple pendulum, they use different length of pendulum and record time for different number of oscillations. The oscillations are as shown in the figure. ये डेटा है इनका, खत्म बात. Least count of length is this much. ये लिस्ट काउंट किस स्टूडेंट का है? सबका है. लीस्ट काउंट ऑफ टाइम दिस मच किसका है? सबका है, सबका यही है. इफ E1, E2 and E3 आर द परसेंटेज एरर इन G for student 1, 2, 3 respectively, then the minimum percentage error is observed by student number. अब देखो पहली चीज, इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन, इसका ऑप्शन या तो 1 या तो 2 या तो 3 ही आ सकता है, उसके अलावा तो कुछ आएगा ही नहीं. तो भाई 1/3 चांस तो है इसको सॉल्व सही करने का. तो नहीं भी समझ में आ रहा तो या तो 1 लिखो या तो 2 लिखो या तो 3 तो लिखो कम से कम. इसके अलावा 4 तो हो ही नहीं सकता ना, या फिर और कोई नंबर तो हो ही नहीं सकता. तो ये क्वेश्चन तो अपने आप ही 1/3 तो चांस है ना सही होने का, क्वेश्चन पढ़ने के बाद, इतना बड़ा छोड़ने का नहीं. तो इसमें बोल रहा है कि 1, 2, 3 में से कौन भाई किसका एरर, percentage error, E1, E2, E3 are the percentage error in G for student 1, 2, 3 respectively, then the minimum percentage error observed किस में होगा. तो देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लिखते हैं. टाइम पीरियड होता है T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर L बाई G. G को हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं, G के बारे में हम सोचना चाहते हैं, तो G को एक तरफ लेके आएंगे, तो G इज इक्वल टू हो गया 4 पाई स्क्वायर L बाई T स्क्वायर. ये हो गया. डेल्टा जी बाई जी कर लेते हैं. डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू, यहां पे 4 पाई खत्म हो गया भाई, निकलो. डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बाई टी. ये बनेगा, ये अपना बना. अब ध्यान देंगे, डेल्टा टी बाई टी और डेल्टा एल बाई एल आया, तो डेल्टा एल एंड डेल्टा टी
इज सेम फॉर ऑल द थ्री, क्योंकि लिस्ट काउंट तो सेम ही है। तो डेल्टा एल एंड डेल्टा टी इज सेम फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, सबके लिए सेम है, तीनों ही स्टूडेंट के लिए सेम है। और यदि मैं डेल्टा टी लिखना चाहूं तो डेल्टा टी इज बेसिकली, डेल्टा टी इज इक्वल टू जो लीस्ट काउंट डेल्टा टी नॉट बाई नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट एन रख लेंगे, राइट। डेल्टा टी नॉट बाई एन ऐसा मान लेते हैं। तो यहां पे जो आपका डेल्टा जी बाई जी होगा, दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेट डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी नॉट बाई एन टी। ऐसा लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, एन इंटू टी, यस एन टी हो जाएगा टी नॉट के टर्म्स में, क्योंकि नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट ज्यादा किया हुआ है। तो देखो ये वैल्यू को क्या होना है, दिस शुड बी मिनिमम। तो देखो न्यूमरेटर ऊपर वाली क्वांटिटी तो भाई सेम है सबके लिए, तो नीचे वाली क्वांटिटी जिनका ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर जिनका ज्यादा होगा, उनका परसेंटेज एरर कम होगा। तो देखो एल किसका ज्यादा है भाई, तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम, जिसका ज्यादा होगा उसका कम होगा। इसमें पूछ रहा है द मिनिमम। तो देखो लेंथ इसका ज्यादा है भाई, चलो ठीक है, लेंथ इसका तो कम है, इसको हटा लेते हैं, हमारे काम का नहीं रहा। लेंथ में मामला फंस गया। लेंथ के बाद अब एन देखेंगे, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ये ज्यादा है, ये कम है। अगला टी भी देख लेते हैं, टी इसका ज्यादा है। टोटल टाइम फॉर ऑसिलेशन इतना सेकंड के लिए इसने ऑब्जर्व किया है, इसने कम सेकंड के लिए ऑब्जर्व किया, तो ये दो पार्ट में जीत रहा है। एन और टाइम के ही टर्म्स में दोनों में ही जीत रहा है, तो फर्स्ट वन इज करेक्ट वन। आपको यहां पे वन आंसर में लिखना था और यू विल गेट द 100% मार्क्स। दिस द क्वेश्चन नंबर 23। मुझे उम्मीद है कि आई थिंक आप लोगों को समझ में आया हो। द क्वेश्चन नंबर 23 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। देखो 24 भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो बच्चा बढ़िया है, इसको आप लोग खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, आप मजा आएगा इस क्वेश्चन को, आप समझोगे तो सच में मजा आएगा। यस, स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी यूज 2 screw gauge फॉर इक्वल पिच एंड 100 इक्वल सर्कुलर डिवीजन टू मेजर द रेडियस ऑफ अ गिवन वायर। एक वायर है, उसका रेडियस मेजर कर रहे हैं भाई, दो स्टूडेंट है ए और बी। द एक्चुअल वायर ऑफ वैल्यू ऑफ द रीडिंग रेडियस ऑफ द वायर इज 0.322 सेंटीमीटर। देखो एक्चुअल वैल्यू हमारे पास है, मतलब रीडिंग है, रीडिंग हमारे पास है और वो है 0.322 सेंटीमीटर, ठीक है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफरेंस बिटवीन द फाइनल सर्कुलर स्केल रीडिंग ऑब्जर्व बाय द स्टूडेंट ए एंड बी इज, ए और बी के बीच में जो इनके रीडिंग्स हैं उनका एब्सोल्यूट वैल्यू की वो बात कर रहा है, ठीक है ना। एब्सोल्यूट वैल्यू फिगर शो पोजीशन ऑफ reference O when jaw of screw gauge are closed, given pitch 0.1 सेंटीमीटर। देखो इसका मतलब ये जो है शुरू में 5 पे है, जब जॉ क्लोज है, मतलब यहां पे एक एरर है, यहां पे भी इनिशियल एरर है, नोन एरर है, जिसे हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हटाना है। तो यदि मैं इसके बारे में लिखूं तो रीडिंग मस्ट फॉर ए, यदि मैं लिखना चाहूं फॉर ए, स्टूडेंट ए के लिए जो पहला परफॉर्मेंस है दिस वन, तो ए के लिए यदि मैं लिखना चाहूं तो रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग जो भी होगा, ठीक है, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग, और इसके साथ में जो हमारा एरर है तो प्लस एरर, क्योंकि एरर प्लस में 5 जीरो से पहले ही है 5 इधर, तो प्लस एरर किया हमने। तो यहां पे जो रीडिंग आएगा, दिस रीडिंग इज गिवन वैल्यू दैट इज 0.322 सेंटीमीटर, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग। देखो मेन स्केल रीडिंग ऑब्वियसली 0.3 होगा, तभी तो ये आएगा, और 0.022 ये दोनों मिलकर के किए होंगे, राइट। तो यहां पे प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, अपने को नहीं पता, इसी के बारे में तो पूछ रहा है क्वेश्चन में, सर्कुलर स्केल रीडिंग, और जो एरर होगा लिस्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो प्लस 5 है यहां पे, तो 5 इंटू देखो
0.005। क्यों ऐसा करेंगे हम? तो यहां पे देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टूडेंट ए screw gauge equal pitch of 100 equal circular division to measure the radius of a given wire। 100 है तो यहां से 5 इंटू 0 पॉइंट और गिवन पिच, जो पिच है वो 0.1 सेंटीमीटर है, तो जो लीस्ट काउंट हो जाएगा तो यहां से जो सर्कुलर स्केल रीडिंग आएगा, सर्कुलर स्केल रीडिंग दिस मस्ट बी 0.017 ये आएगा। फॉर बी के लिए बात करें, फॉर स्टूडेंट बी, तो स्टूडेंट बी के लिए जो रीडिंग होगी वो तो वही होगी 0.322, दैट इज इक्वल टू जो मेन स्केल रीडिंग रहेगा वो देखो यहां पे 92 है, तो आप या तो इसको पॉजिटिव या नेगेटिव एरर की तरफ आप ट्रीट कर सकते हो। मान लो कि आप नेगेटिव एरर की तरफ ट्रीट करोगे इसको तो ये 0.3 लिखोगे, अदरवाइज आप यहां पे 0.2 लिख करके 9 यहां पे पॉजिटिव रख सकते हो, ठीक है। प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग हम माइनस कर लेते हैं क्योंकि हमने 0.3 रखा, तो माइनस यहां पे यदि आप देखेंगे तो दिस वैल्यू इज 0. ये 8 यूनिट हो रहा है, 8, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 8 का यहां पे तकलीफ है तो माइनस 0.008 ये आ जाएगा। आई थिंक दिस इज, ये कितना हो रहा है एक बार ये कैलकुलेट करेंगे 0.008, ये कितना हो रहा है? यस, इज इट करेक्ट? और उसके बाद से सर्कुलर स्केल रीडिंग जो यहां से आएगा, सर्कुलर स्केल रीडिंग दिस वैल्यू इज 0.030 ये आ जाएगा सर्कुलर स्केल रीडिंग फॉर स्टूडेंट बी। और यहां से यदि हम डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस ऑफ दीज टू रीडिंग्स, तो ये जो डिफरेंस आएगा दिस डिफरेंस इज 0.017, तो 0.030 माइनस 0.017 दिस वैल्यू इज ये यहां पे 5 है ना, जस्ट अ सेकेंड, यहां पे 1 आएगा ना, दिस इज 1, चेक इट, यहां पे 1 आएगा, यस, क्योंकि लीस्ट काउंट 0.1 है ना और 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 डिवाइडेड बाय 100, तो ये वैल्यू यहां पे ये आएगी, यस, यहां पे मिस्टेक था तो यहां पे 0.017 आएगा, एक बार चेक कर लेंगे इसको। तो ये जो रीडिंग आपकी आएगी दिस रीडिंग शुड बी 0.013। अब ये बोल रहा है कि भाई डिवीजन ऑन एब्सोल्यूट स्केल पे यदि इसको देखेंगे इनका, तो जो फाइनल आंसर हमारा आएगा दिस वैल्यू इज 0.013 डिवाइडेड बाय 0.001, ठीक है, एंड दिस वैल्यू इज 13 आएगा। तो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में इसमें आपको 13 पुट करना था, ठीक है ना। यहाँ पे एक मिस्टेक था उसको आप करेक्ट कर लें, 5 इंटू 0.001 होगा, ये करेक्शन करेंगे। यहाँ पे लिस्ट काउंट आएगा ना इसमें, देखो 100 इक्वल सर्कुलर डिविजन्स हैं और एक का यहाँ पे बोल रहा है कि 0.01 सेंटीमीटर है, तो 0.01 बाई 100, यस, दिस द क्वेश्चन नंबर 24। इसको नोट कर लें और उसके बाद हम आगे चलेंगे 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25। ध्यान देंगे, ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है और आसान सा भी क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आई थिंक आप लोगों ने कर भी लिया होगा इसको अभी तक, पॉज कर लो भाई, बहुत आसान है। द फोर्स इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम t, डिस्प्लेसमेंट x बाय द इक्वेशन दिस वन, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ AD बाई B। तो देखो आपको लिखना है AD बाई B। अब यहां A की बात करो तो A का डायमेंशन और F का डायमेंशन सेम होने वाला है, तभी ये चीज होगा, क्योंकि इसका कोई डायमेंशन होगा नहीं, इसका भी कोई डायमेंशन होगा नहीं, तो A का डायमेंशन फोर्स के बराबर होगा। तो यहां पे सीधे सीधे फोर्स ही लिख देते हैं A के जगह पे, फोर्स के बराबर होना ही है। उसके बाद से D की बारी आए तो D का जो यूनिट होगा तो इसके अंदर जो भी होगा
दैट मस्ट बी अ डायमेंशन लेस। तो डी का जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन लेस होने के लिए डी मस्ट बी 1 बाई टाइम। तो डी के जगह पे 1 बाई टाइम लिख देते हैं, दिस इज टाइम टी, 1 बाई टाइम नीचे लिख दिया। बी की बारी है, बी जो होगा बी मस्ट बी 1 बाई मीटर। बी का जो वैल्यू होगा दैट मस्ट बी 1 बाई मीटर, तभी तो कॉस के अंदर भी कोई यूनिट नहीं होना चाहिए, साइन कॉस के अंदर जो कुछ भी है उसका कोई यूनिट नहीं होना चाहिए। तो बी का जो यूनिट होगा 1 बाई मीटर होगा। तो बी के जगह पे आपने लिखा 1 बाई मीटर, मतलब मीटर ऊपर चला गया। अब आपको डायमेंशन लिखना है, तो एफ होता है एम एल टी माइनस 2, एम होता है मीटर दैट इज लेंथ एल, टी नीचे है ऊपर गया टी माइनस 1। अब आपको वैल्यू लिखना है, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 इज द आंसर, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3, और आपका जो आंसर आया एम एल स्क्वायर टी माइनस 3, सेकंड वन इज द करेक्ट वन। बहुत आसान था। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 25। 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। 26 देखेंगे बच्चों, देखो फिर से बड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन आसानी से इसको समझा जा सकता है। देखेंगे, इफ इन 5 complete rotation of a circular scale the distance travel on main scale of the screw gauge is 5 मिलीमीटर। देखो 5 बार हमने कंप्लीट किया इसका और वो चला गया 5 मिलीमीटर, एंड देयर आर 50 टोटल डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल, देन लीस्ट काउंट इज दिस मच सेंटीमीटर। तो देखो लीस्ट काउंट इज सीधे सीधे क्या करेंगे, लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू, देखो 5 मिलीमीटर गया है लेकिन 5 बार आपने रोटेट किया है, तो एक बार रोटेट किया होगा तो 1 मिलीमीटर गया होगा, तो आपने लिखा होगा 1 मिलीमीटर एक बार रोटेशन अपॉन 50, एक बार रोटेशन अपॉन 50, और इसका जो वैल्यू आ जाएगा दैट इज 0.02 एंड दिस इज इन सेंटीमीटर। और इसमें दिया हुआ है कि द लीस्ट काउंट इज दिस मच, मतलब पहला ही स्टेटमेंट हो गया गलत, रॉन्ग। दूसरा है लिस्ट काउंट इज पिच अपॉन टोटल डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, ये ठीक बात है। तो करेक्ट आंसर इज ए इज नॉट करेक्ट बट बी आर इज करेक्ट, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज ए इज नॉट करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट। पहला इज सही है, बिल्कुल सही, फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन। इसमें सीधे सीधे मिल गया, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, खत्म, क्वेश्चन ही खत्म। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। मैच द लिस्ट, कैपेसिटर को हमें मैच करना है। पर देखो बच्चों, जो 11th के बच्चे हैं वो छोड़ दें इसको, जो 12th के बच्चे हैं वो इसको जरूर अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। तो मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो देखो कैपेसिटेंस हमें मैच करना है, तो भाई कैपेसिटेंस मिलेगा कहां से, तो कैपेसिटेंस में देखो कभी भी जनरली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो वैल्यूज हैं उनके डायमेंशन को याद करना थोड़ा सा मुश्किल है। कितना याद करोगे, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम है कि आप चीजों को एनर्जी के टर्म्स में लिखने की कोशिश करें, नोन क्वांटिटी उसमें कोशिश करें कि कुछ ना कुछ रहे। तो यदि हमें पहली बात है कैपेसिटेंस के बारे में लिखना है, तो हमें पता है एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, क्यू स्क्वायर बाई सी। तो यहां से सी यदि लिखना चाहो तो हाफ क्यू स्क्वायर बाई एनर्जी, ये एनर्जी है बच्चों, मेक श्योर कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे दिया हुआ है। तो एनर्जी, अच्छा Q क्या है, Q इज चार्ज और करंट इनटू टाइम इज चार्ज। तो आपने लिखा करंट इज एम्पियर इनटू टाइम इज टी, टाइम इज टी, टाइम इसका हो गया स्क्वायर अपॉन एनर्जी, एनर्जी इज, एनर्जी को ऊपर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा एनर्जी का क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यही होगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ऊपर जाएंगे तो कैपेसिटेंस जो हो जाएगा ये हो जाएगा केजी ऊपर गया तो m रेज टू -1, और l के बारे में बात करेंगे तो l रेज टू -2, और सेकंड तो वैसे ही चला जाएगा तो t रेज टू 4 हो जाएगा, t रेज टू 4, ये भी ऊपर जाएगा, t पहले से ही है तो t रेज टू 4, और a को ऐसे ही रखेंगे। तो कैपेसिटेंस यदि देखो m रेज टू -1, l रेज टू -2 और t रेज टू 4, तो पहले वाले का आया थर्ड वन, फर्स्ट का थर्ड वन आया, पहले का थर्ड, फर्स्ट का थर्ड वन, यस। तो पहले का थर्ड, इसमें दो दो है भाई, तकलीफ हो गया, पहले का थर्ड। तो या तो आपका आंसर ये होगा या तो ये होगा। अब सेकंड वाला यदि हम कर दे तो बात हमारा खत्म हो जाएगा।
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट की बारी है, तो या तो आप एप्सिलॉन नॉट कर लो, तो एप्सिलॉन नॉट कर लेते। चलो एप्सिलॉन नॉट को कैसे करना है, हमारे पास कूलम्ब्स लॉ है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हमें एप्सिलॉन नॉट चाहिए, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई 4 पाई F इंटू आर स्क्वायर। बात खत्म। इतना करने के बाद हो गया खत्म मामला। देखो Q1 Q2 इज AT का होल स्क्वायर, एम्पियर इंटू टाइम का होल स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई का तो कुछ होने वाला नहीं है। फोर्स का होता है ML T-2 और R का होता है L स्क्वायर, हो जाएगा R स्क्वायर है। तो यहां से आपने लिखा A इंटू टी इंटू फोर्स वाले ऊपर जाएंगे, तो M रेज टू -1, L रेज टू -1, ये L रेज टू ऊपर गया, और यहां L स्क्वायर है, तो L स्क्वायर भी साथ में ऊपर ले लेते हैं, तो L क्यूब है नीचे बेसिकली, तो L रेज टू -3 हो गया। ठीक है, L रेज टू -3, और T जब ऊपर गया तो T रेज टू 2 हो गया। तो जो फाइनल आंसर आपने लिखा M रेज टू -1, L रेज टू -3, T रेज टू, यहां 2 है और यहां पे 2 है, T रेज टू 4 हो गया, और A रेज टू 2 हो गया, A रेज टू 2। तो यहां पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट की बात करेंगे, तो ये आ रहा है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस M रेज टू -1, L रेज टू -3, T रेज टू 4 और A स्क्वायर। सेकंड वाले का सेकंड आया, तो B का सेकंड आ रहा है, फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन। बाकी करने की जरूरत ही नहीं है ना। बाकी आप करना चाहो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आसान है, फोर्स बाय चार्ज, आप आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड कर सकते थे, या फिर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड करने का कोई मतलब नहीं है। देखो इसमें सारे ऑप्शन ए दे रखे हैं भाई, क्योंकि सबको पता है सबसे आसान वाला चेक करो, कर लो भाई, सबका वही दे रखा है, कोई मतलब नहीं है। यस, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 27, जो कि अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 इज अगेन an important question. A physical quantity y is represented by this one. If the percentage errors find in y, m, r, l and g are this one and p respect, then find the value of x and p. अब देखो y का वैल्यू दिया है, y is equals to, मैं फिर से एक बार लिख देता हूं, m स्क्वायर r रेज टू -4, g रेज टू x और L रेज टू -3/2 है, L रेज टू -3/2। माइनस रहे या न रहे अपने को क्या फर्क पड़ता है। अब परसेंटेज एरर के वैल्यूज दिए हुए, तो डेल्टा y बाई y इंटू 100 दैट मस्ट बी इक्वल टू, यहां पे यदि आप देखें तो देखो इफ द परसेंटेज एरर फाउंड इन y में परसेंटेज एरर दिया हुआ है, तो ये 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा m बाई m प्लस 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा r बाई r प्लस x टाइम ऑफ डेल्टा g बाई g प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ डेल्टा l बाई l। यही करना था आपको। अब देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन, इंटू 100 भी कर रहे हैं हम, तो इंटू 100 भी कर लिया। अब देखो क्या बोल रहा है, द परसेंटेज एरर फाउंड इन y में जो परसेंटेज एरर है 18 है, तो हमने लिखा यहां 18। y के बाद m में जो परसेंटेज एरर है 1 है, तो m का वैल्यू हमने 1 रखा, तो दिस इज 2 इंटू 1 प्लस r में जो परसेंटेज एरर है 0.5 है, तो यहां पे 4 इंटू 0.5 लिख दिया, प्लस अब देखो यहां पे l दे दिया, l, जबकि आपका सीक्वेंस में g आ रहा था, तो हम इसको थोड़ा छोड़ देते हैं, l वाला पहले दिया है, m, r एंड l में जो परसेंटेज एरर है वो 4 है, l में जो परसेंटेज एरर है 4 है, तो आपने लिखा प्लस 3/2 टाइम्स इंटू 4। उसके बाद g का परसेंटेज एरर लास्ट में दिया है, तो g का जो परसेंटेज एरर है वो p है, तो आपने लिखा x इंटू p, दिस द आंसर, ये वैल्यू हो जाएगा। तो आपने लिखा 18 इज इक्वल टू 2 प्लस xp प्लस ये हो जाएगा 6। तो xp का यहां से वैल्यू कितना आ रहा है, xp इज इक्वल टू 8, xp का जो वैल्यू आ जाएगा 8 आ जाएगा, यस, क्योंकि ये हो जाएगा 6 4 10, 18 माइनस 10 इज 8, xp इज 8। अब देखो तो x और p का मल्टीप्लाई, इसमें पूछा x और p क्या हो सकता है, देखो 5 इंटू 2 10 हो रहा है,
4 इंटू 3 12 हो रहा है। ये यदि देखो तो ये 8 हो रहा है, दिस इज द करेक्ट वन। ऐसा आपको चेक करना है। 8 इंटू 2 16 हो रहा है, तो इसमें से कोई नहीं हो सकता, थर्ड वन इज द करेक्ट वन। इसके अलावा और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है जिसमें x और p का मल्टीप्लीकेशन होकर के 8 हो रहा है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। दिस द क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा देखते हैं हम। The period of oscillation of a simple pendulum is t is equals to 2 pi root of L by G. Measured value of L is 1 meter from meter scale having minimum division of 1 millimeter and time of one complete oscillation is 1.95 second. Measured from stopwatch of 0.01 second resolution. The percentage error in the determination of G will be. देखो अच्छा क्वेश्चन है। आपने टाइम पीरियड लिखा t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर L बाई G। अब टाइम पीरियड के ही डिटर्मिनेशन की बात कर रहा है। द परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ G विल बी, G के डिटर्मिनेशन की बात कर रहा है, तो हम G लिख लेते हैं। तो G इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर L बाई टी स्क्वायर। तो डेल्टा G बाई G इंटू 100 दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा L बाई L इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा T बाई T इंटू 100, ये आएगा। सारी वैल्यू दी हुई है, तो परसेंटेज एरर इन G आप आसानी से यहां से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो डेल्टा L का वैल्यू यदि आप देखें तो फ्रॉम मीटर स्केल हैविंग मिनिमम डिवीजन 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर के लिए आपने लिखा 10 रेज टू -3 अपॉन L दिया है 1 मीटर, तो आपने लिखा 1 इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स ऑफ। यदि टाइम की बात करें तो टाइम का वैल्यू है 0.01 सेकेंड, रिजोल्यूशन है 0.01 सेकेंड अपॉन स्टॉप वॉच से आपने कैलकुलेट किया और ये जो वैल्यू आया है दैट इज 1.95 सेकेंड इंटू 100 आपने किया। इसी को बस सॉल्व करना है एंड यू विल गेट द आंसर। इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट यस, ये तो आसान है, ये हो गया 10 रेज टू -1 बाई 10 और यहाँ सॉल्व करेंगे तो 1/2 से थोड़ा सा कैलकुलेशन है करना पड़ेगा एंड दिस वैल्यू इज 1.13 आएगा, 1.13%। सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट वन। ये उतना भी मुश्किल नहीं है, इतने छोटे छोटे कैलकुलेशन तो करने ही पड़ेंगे एग्जाम में, नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। तो दिस इज 1.13। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 29। यस, क्वेश्चन नंबर 30 पे चले तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है देख लेते हैं। The work done by a gas molecule in an isolated system is given by W is equals to alpha beta square e raised to -x square by alpha kt, where x is displacement, k is Boltzmann constant, T is the temperature, alpha and beta are constants, then the dimension of beta will be। देखो बीटा का डायमेंशन पूछ रहा है, तो बीटा का डायमेंशन कैसे निकालेंगे। देखो पहला चीज ये है वर्क, दिस इज द वर्क डन, मतलब एनर्जी का रहेगा ये। अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर, ये वर्क डन मतलब जूल का यूनिट है भाई, ये जूल का यूनिट है क्योंकि ये इसका जो यूनिट है वही इसका भी होगा, एक्सपोनेंट्स के ऊपर तो कोई यूनिट होता नहीं। दूसरा चीज जो अल्फा के और टी है इसका जो यूनिट होगा वो मीटर स्क्वायर के बराबर होगा जो ऊपर है, क्योंकि ओवरऑल देयर शुड बी नो एनी यूनिट, क्योंकि एक्सपोनेंशियल के ऊपर जो पावर्स है इसका कोई यूनिट नहीं होना चाहिए। तो नीचे भी एक्स स्क्वायर ऊपर भी एक्स स्क्वायर, मतलब इसका वैल्यू मीटर स्क्वायर होना चाहिए, देन ओनली ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर यदि रहेगा तो इसका ओवरऑल उसके ऊपर कोई यूनिट नहीं रहेगा, राइट। तो ऐसा आपने किया, तो हमें चाहिए था अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर बाई के इंटू टी, राइट। अब k इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो अल्फा इज इक्वल टू आपने लिखा मीटर स्क्वायर अपॉन k, k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दैट इज जूल पर केल्विन, ये पर केल्विन है, इनटू टेम्परेचर केल्विन, मेक श्योर कि ये k और ये केल्विन है और ये छोटा k है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक है। तो k से k कैंसिल, तो यहां से अल्फा का जो वैल्यू आया वो आया मीटर स्क्वायर पर जूल, ये अल्फा का वैल्यू आ गया, ठीक है, मीटर स्क्वायर पर जूल। अब ये अल्फा का वैल्यू यहां रखो और यहां से हमें मिलेगा बीटा का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू पहले वाले में रखेंगे तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर बाय जूल इनटू बीटा स्क्वायर, और ये जो वैल्यू आ जाएगा वो जूल के बराबर है दिया हुआ।
तो यहां से बीटा स्क्वायर यदि आप देखेंगे तो दिस इज जूल पर मीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जूल स्क्वायर बाय मीटर स्क्वायर। तो बीटा का जो वैल्यू आया दैट इज जूल पर मीटर, जूल पर मीटर। अब डायमेंशन बोल रहा है तो जूल का क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, और नीचे एक एल है, एक एल ऊपर से हम हटा देंगे, तो जो फाइनल आया एम एल टी माइनस 2। तो एम एल टी माइनस 2, सेकेंड वन इज द करेक्ट वन, दिस द आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, और ऐसा क्वेश्चन था जिसे हम सॉल्व कर सकते थे। ये अभी तक हमने 2021 के क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। ये भी लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, 2021 का ही क्वेश्चन है, और इस तरीके के क्वेश्चन बच्चे देख के डर जाते हैं। डरना नहीं भाई, अटेम्प्ट करो, बनता है ना, छोटा सा ही क्वेश्चन है। यस, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 31 पे चले देखेंगे। इफ E इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, C इज द स्पीड ऑफ लाइट in free space and h is the Planck constant, the quantity this has dimension of। अब देखो भाई इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे, तो पहले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का हमें चाहिए, तो कूलम्ब्स लॉ हमें आता है। कूलम्ब्स लॉ क्या कह रहा है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को सीधे सीधे रिप्लेस करेंगे वहां पे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो हो जाएगा F आर स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, इतना हो जाएगा। लेट्स रिप्लेस दैट वैल्यू। तो आपने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को डायरेक्ट वहां रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा एफ आर स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर इनटू, वहां पे ऑलरेडी ई स्क्वायर दिया है, ई स्क्वायर दिया है, अपॉन एच सी। अब देखो ई स्क्वायर से तो ई स्क्वायर खत्म भाई, ई स्क्वायर से ई स्क्वायर खत्म, चार्ज तो पती गया, फिनिश्ड। अब एच सी की बात करेंगे तो हमारे पास एक और फॉर्मूला है एनर्जी का, एनर्जी E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। तो एच सी की यदि हम बात करें तो एनर्जी इंटू लैम्डा हो जाएगा, तो एच सी यदि लिखो तो एच सी जो हो जाएगा एनर्जी इंटू लैम्डा। लैम्डा इज बेसिकली मीटर, दैट इज लेंथ, जूल मीटर, जूल मीटर हो जाएगा। तो एच सी का जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा जूल मीटर, जूल इंटू मीटर। फोर्स क्या है, फोर्स को आप लिखेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन एच सी क्या है, जूल इंटू मीटर। तो यहां पे ऊपर देखो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपने आप में ही जूल है, इंटू लेंथ आर मीटर ही है, अपॉन जूल इंटू मीटर है। तो देयर इज नो एनी यूनिट, इसका कोई यूनिट बन ही नहीं रहा। सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट वन। सो इस ये जो वैल्यू दिया हुआ है इसका कोई यूनिट नहीं बन रहा है, दिस इज अ यूनिटलेस, बेसिकली दिस इज अ डायमेंशनलेस, this is a dimensionless। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। देखो अब ये भी फिर से एक बिल्कुल सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आया जिसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है अभी। In a typical combustion engine, the work done by a gas molecule is given by this one, W is equals to this much, where X is in displacement, K is Boltzmann constant, T is the temperature. If alpha and beta are constants, डायमेंशन ऑफ अल्फा विल बी। अब अल्फा का डायमेंशन पूछ रहे हैं भाई, देखो कैसे करना है। तो सबसे पहले ये जो है W रिप्रेजेंट्स वर्क, W रिप्रेजेंट्स वर्क, तो आपने लिखा वर्क दैट इज सिमिलर एज अल्फा स्क्वायर बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा, और इसका जो डायमेंशन का जो इसका यूनिट होगा वो तो जूल हो जाएगा भाई। तो पहला पार्ट तो खत्म। दूसरा, एक्सपोनेंशियल के ऊपर जो वैल्यूज हैं उसका कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए, मतलब बीटा एक्स स्क्वायर बाई के टी मस्ट बी 1, इसका कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। डायमेंशन नहीं होने का मतलब क्या है, अब इसमें सारी वैल्यूज दी हुई है, हमें बीटा चाहिए, तो बीटा इज इक्वल टू आप लिखना चाहो तो बीटा इज इक्वल टू, यहां पे बाकी चीजों को उधर ले जाते हैं, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टी बाई एक्स स्क्वायर। देखो के का जो वैल्यू यूनिट होता है जूल पर केल्विन, इंटू टेम्परेचर का होता है केल्विन, अपॉन एक्स स्क्वायर का होता है मीटर स्क्वायर। के से के कैंसिल, तो जो बीटा का जो आंसर आया, वैल्यू आया यूनिट का, बीटा का जो यूनिट आया दैट शुड बी, बीटा का जो वैल्यू आया जूल, केल्विन से केल्विन कैंसिल, ये जगह जूल पर मीटर स्क्वायर। अब देखो ये बीटा का वैल्यू इसमें रखते हैं क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अल्फा, डायमेंशन ऑफ अल्फा, तो बीटा का वैल्यू इसमें रखते हैं पहले वाले में, तो ये जगह अल्फा स्क्वायर बीटा
मस्ट बी इक्वल्स टू जूल पहले वाले से, तो अल्फा को रहने देते हैं, बीटा का वैल्यू रखो, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, बीटा हो जाएगा जूल पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू जूल। जूल से जूल खत्म, मीटर स्क्वायर उधर गया, तो अल्फा शुड बी मीटर, क्योंकि अल्फा स्क्वायर मीटर स्क्वायर के बराबर है, तो अल्फा तो मीटर हो गया। तो इसका जो डायमेंशन आएगा अल्फा का, दैट इज एल, बस एल ही आएगा। तो एम एल, सेकंड वन इज द करेक्ट, ये हुआ आंसर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 32, आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33 पे चले। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 5.29 सेंटीमीटर स्क्वायर, द एरिया ऑफ 7 सच स्क्वायर्स टेकिंग इनटू अकाउंट द सिग्निफिकेंट फिगर इज। इसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करके आपको आंसर देना पड़ेगा। तो आपको कैसे करना है 7 सच, तो आपको टोटल एरिया लिखेंगे, तो हो जाएगा 5.29 प्लस 5.29 प्लस 5.29 अप टू 7 टाइम्स, 7 टाइम्स ऐसे लिखना है। सबको ऐड करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर आना चाहिए दैट मस्ट बी, पॉइंट के 2 डिजिट तक रखेंगे हम उसको, क्योंकि एडिशन है बेसिकली। बहुत सारे बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं 5.29 इंटू 7 और उसके बाद से 3 सिग्निफिकेंट डिजिट मल्टीप्लिकेशन रूल लगा। नहीं भाई, मल्टीप्लिकेशन रूल क्यों लगाना है, ये तो एडिशन की बात कर रहे हैं ना, 7 सच एरियाज को आपको ऐड करना है, तो एडिशन का रूल लगाएंगे हम, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक हमारा आंसर आना चाहिए। तो आप इनको 7 टाइम्स आप ऐड करें तो ये हो जाएगा 37.03 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस शुड बी द आंसर। तो 37.03 और ये आ जाएगा वेयर, विच वन, सी, सी इज द करेक्ट वन, सी इज द करेक्ट वन, 37.03। अच्छा क्वेश्चन था, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 33 था ये। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलें। क्वेश्चन नंबर 34 तो देखेंगे इन द 2016 का क्वेश्चन है ये, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहे हैं। इन द डेंसिटी मेजरमेंट ऑफ अ क्यूब the mass and edge length are measured as this much kg and this much meter respectively. The error in the measurement of densities. तो देखिए एक अच्छा सा क्वेश्चन है और आसान भी बोलेंगे हम। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बेसिकली लेंथ क्यूब, एज लेंथ का क्यूब, क्योंकि ये क्यूब है और उसका जो वॉल्यूम होगा ये होगा, वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। तो आपने लिखा डेल्टा रो बाई रो। क्वेश्चन पूछा है द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटीज, डेंसिटी के मेजरमेंट में एरर की बात कर रहा है। तो डेल्टा रो बाई रो दैट इज इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल बाई एल, यही करना है हमें। तो यहां पे डेल्टा रो बाई रो, डेल्टा एम का जो वैल्यू है दैट इज 0.1, 0.1 दिया है देखो, 0.1 अपॉन जो मास है दैट इज 10 प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल का जो वैल्यू है दैट इज 0.01, यहां पे दिया हुआ है, तो हम लेंगे 3 टाइम्स 0.01 अपॉन लेंथ का जो वैल्यू है वो दिया है 0.1, हम इसका वैल्यू रखेंगे 0.1 और इसको आपने सॉल्व किया तो जो आपका एरर आया दिस इज 0.01 प्लस ये जो वैल्यू आ जाएगा 0.3, जो फाइनल आंसर आपका आएगा 0.31, ये आ जाएगा दिस मच kg। इसका जो यूनिट रहेगा, इसका यूनिट तो नहीं हो रहा है, तो 0.31 आया। तो आपको हमें डेल्टा एरर पूछ रहा है क्वेश्चन में, द एरर इन द मेजरमेंट। तो जो आपका जो एरर रहेगा ये तो डेल्टा रो बाई रो है, तो जो एरर रहेगा तो दैट इज डेल्टा रो इज इक्वल टू 0.31 इंटू रो। तो ये जो फाइनल आंसर आएगा उसमें देखेंगे, सो 0.31 इंटू रो इज बेसिकली डेंसिटी बाई मास बाई वॉल्यूम, तो रो को हम सेपरेटली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रो इज इक्वल टू मास, मास इज 10 अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम देखेंगे तो 0.1 का क्यूब, दैट इज द एज लेंथ का क्यूब, तो 0.1 का यहाँ पे क्यूब कर देंगे, तो जो फाइनल आंसर आ रहा है दिस विल बी रो इज इक्वल टू 10 इंटू 10 रेज टू -3, ऊपर जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो ये हो रहा है कितना, दिस इज 10 रेज टू 4, इतना आ रहा है।
तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो एक्चुअली जो एरर आना चाहिए 0.3, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी इज, सो ये जो डेल्टा रो का जो वैल्यू आएगा, दिस इज बेसिकली देखो 0.31 आया, ये इसको एक्चुअली एब्सोल्यूट एरर पूछ लेना चाहिए था तो शायद सही आता, क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। तो रो तो 10⁴ आ रहा है भाई, 10⁴ आ रहा है डेंसिटी, और इससे यदि मल्टीप्लाई फाइनल करोगे तो द एरर इन मेजरमेंट इज, ये हो जाएगा 3100 दिस मच kg पर मीटर क्यूब, ये आना चाहिए। लेकिन डेल्टा रो बाई रो हमें मैच कर रहा है। एक्चुअली जो क्वेश्चन था उसमें डेल्टा रो बाई रो ही पूछा हुआ है। ये आई थिंक यहाँ पे कुछ कुल मिला के आई थिंक हम समझ रहे हैं कि यदि एरर पूछ रहा है तो हमें ये देना होगा, और यदि परसेंटेज एरर या रिलेटिव एरर की बात करा, बेसिकली यहाँ पे द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द डेंसिटी, बेसिकली रिलेटिव एरर, सो दिस इज द थर्ड वन, रिलेटिव एरर। यूनिट नहीं रहेगा रिलेटिव एरर में, रिलेटिव एरर में यूनिट नहीं रहेगा, एंड दिस शुड बी द आंसर। ठीक है, तो ये ऐसा रहेगा। आई थिंक ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, क्वेश्चन नंबर 34, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 34, और यहाँ पे रिलेटिव एरर उसको पूछना चाहिए था, डी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 34 के बाद से क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। द लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल ऑफ स्क्रू गेज इज 1 मिलीमीटर। लिस्ट काउंट दे दिया भाई, लिस्ट काउंट दे रहा है, लिस्ट काउंट इज 1 मिलीमीटर। चलो एक काम हो गया। द मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल रिक्वायर्ड टू मेजर 5 माइक्रोमीटर डायमीटर ऑफ वायर। देखो तो ये देखो, ये तो एक होता है, यहाँ पे एक स्क्रू गेज कुछ ऐसा होता है, मैं टेंटेटिव डायग्राम बना रहा हूँ, और यहाँ से ये मेन स्केल रीडिंग के लिए निकले होते हैं, और यहाँ पे एक सर्कुलर स्केल रीडिंग होता है। तो ये जो दो पिचेस, दो जो खाने बने हुए पिचेस, पिच बने हैं, इनके बीच का डिस्टेंस वो बोल रहा है कि दिस डिस्टेंस इज 1 मिलीमीटर। मेन स्केल ऑफ अ स्क्रू गेज इज 1 मिलीमीटर, ये 1 मिलीमीटर बोल रहा है भाई, 1 मिलीमीटर। और ये भी बोल रहा है कि द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, इस सर्कुलर स्केल पे कितने डिवीजन रखे, जिसको हमें गोल गोल घुमाना है, कितने डिवीजन रखे जिससे कि हम 5 माइक्रोमीटर मेजर कर सके। तो देखो 360 डिग्री हम घुमाते हैं, 360 डिग्री घुमाते हैं तो 1 मिलीमीटर ये आगे बढ़ जाएगा, ये जो जॉ है ये 1 मिलीमीटर आगे बढ़ जाएगा यदि हम 360 डिग्री घुमाते हैं। तो क्वेश्चन में है कि इतना मेजर करना है भाई, तो कितने यूनिट्स इस पे होने चाहिए कि हम इतना मेजर करें। इसका मतलब ये जो 1 यूनिट है, मतलब हमें जो जॉ घुमाना है, या तो 1 घूमेगा या 2 घूमेगा या 3 घूमेगा, 4 5 6 ऐसे घूमेगा, 1.5 नहीं घूमने वाला। तो जब हम एक घुमाए, एक जॉ घुमाए, टक एक जॉ हो, तो वो इतना मेजर कर दे, तो इस पे कितने यूनिट्स होने चाहिए। तो देखो मान लेते हैं कि 1 मिलीमीटर को हमें n डिवीजन में बांट देना है, तो ये जो एक डिवीजन होगा, एक, वो 5 माइक्रोमीटर मेजर करेगा। तो n का जो वैल्यू आया 1 मिलीमीटर अपॉन 5 माइक्रोमीटर, तो 1 मिलीमीटर आ गया 10⁻³ और 5 माइक्रोमीटर आ गया 5 × 10⁻⁶, तो फाइनल आंसर आ रहा है दिस इज 200। तो इस पे जो जॉ होने चाहिए वो 200 होने चाहिए, सो बी इज द करेक्ट वन। थैंक यू सो मच। ये था यूनिट एंड डायमेंशन के कुछ खास और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसके बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं। साथ में अभी हम आगे चलेंगे अदर टेस्ट सीरीज और बाकी चीज़ों के बारे में भी हम यहीं पे डिस्कस करेंगे। अभी जल्दी हम 1 शॉट भी स्टार्ट करेंगे जिसमें हम सब कुछ फ्रॉम बिगनिंग स्टार्ट करने वाले हैं। साथ में कुछ PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।